वेलकम टू FRN क्लासेस 7th क्लास। कैसे हैं आप सब बेटा? आई होप कि आपके एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। तो अब आपका ऐसे सेकंड का सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा है आज। तो हम आज आपकी बुक का हिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? तो ये आपके ऐसे सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर। क्रिएशन बोलते हैं बनने को और एम्पायर बोलते हैं मतलब बहुत बड़ी जो राज सत्ता जिसको आप कह सकते हैं, यानी एक बहुत बड़ी सल्तनत, ठीक है? चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। इंडिया ऑन द ईव ऑफ बाबर्स इन्वेजन। अब ये हेडिंग है, इसमें कह रहे हैं कि इंडिया का क्या हाल था जब बाबर यहाँ पर आए थे, ठीक है ना? यानी जब बाबर ने यहाँ पर आकर आक्रमण किया तो इंडिया का क्या हाल था। ईव बोलते हैं बेटा रात, शाम को बोलते हैं ना, जैसे चांद रात होती है ना। तो एक तरीके से कह रहे हैं कि जब बाबर के आने से पहले इंडिया की क्या हालत थी। वो एक रात पहले की बात नहीं कर रहे हैं ना, एक दिन पहले की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब तक जो भी चल रहा था इंडिया के अंदर उस सब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बेटा। द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया वाज chaotic in 1526 when Babar invaded the country. There was anarchy and confusion in most parts of the country. कह रहे हैं कि इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन जो थी वो बहुत ही chaotic थी, यानी सब तरफ शोर शराबा हंगामा मचा हुआ था। कब की बात है? 1526 की बात है, ठीक है? जब बाबर ने यहाँ पर आकर इन्वेड किया, यानी यहाँ पर उन्होंने हमला किया, ठीक है? देयर वॉज अनार्की। यहाँ पर क्या थी? अनार्की थी। अनार्की का मतलब क्या होता है? यानी सब तरफ जो है ना एक फैलाव सा हुआ था, यानी कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था और एक हर तरीके से हर तरफ से कंफ्यूजन फैला हुआ था पूरी कंट्री के सारे पार्ट्स में, ठीक है? दिल्ली सल्तनत वाज टॉटरिंग टुवर्ड्स इट्स फॉल। और दिल्ली सल्तनत जो है वो अपने फॉल यानी बिल्कुल गिरने जा रही थी, ठीक है? सुल्तान इब्राहिम लोदी वाज अ वीक एंड इनएक्सपीरियंस्ड रूलर। यानी हमें क्या पता चलता है कि इनसे पहले कौन थे, यानी बाबर से पहले यहाँ पर कौन थे? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी थे, ठीक है? सुल्तान इब्राहिम लोदी थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो बहुत ही वीक और इनएक्सपीरियंस थे, यानी उन्हें वो अनुभवी नहीं थे और बहुत ही ज्यादा वीक भी थे। He failed to suppress the Afghan nobles. दौलत खान लोधी, the governor of Punjab, had declared his independence. तो कह रहे हैं कि वो जो है अफगान नोबल्स को जो है दबाने में भी नाकाम रहे, यानी जब वो रिवॉल्ट कर रहे होंगे तो उनको भी दबाने में नाकाम रहे ये इब्राहिम लोधी। इसके अलावा दौलत खान लोधी जो थे वो उनके गवर्नर थे, पंजाब डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर थे वो। तो उन्होंने भी क्या करा? अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया, यानी उन्होंने कहा कि मैं आप जो है इनसे रिलेटेड नहीं हूँ और ये मेरी अपनी अलग सत्ता है, यानी मैं अपना शासन यहाँ करूँगा। आलम खान लोधी एंड अंकल ऑफ इब्राहिम आल्सो एस्पायर्ड टू बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो कह रहे हैं आलम खान लोधी जो थे वो कौन थे? इब्राहिम लोधी के अंकल थे। तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा मतलब इच्छुक थे कि वो दिल्ली के सुल्तान बने। आलम खान एंड दौलत खान फ्लोटेड अगेंस्ट इब्राहिम एंड इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। तो कह रहे हैं आलम खान और दौलत खान ने क्या करा? इब्राहिम लोधी के खिलाफ जो एक साजिश रची और उसकी अकॉर्डिंग ही उन्होंने बाबर को यहाँ पर इन्वाइट किया कि वो आकर के इंडिया में आक्रमण करें, इंडिया को इन्वेड करें। The Rajput chiefs were also pitted against Ibrahim Lodi. Rana Sanga, the ruler of Mewar, had also joined the Afghan nobles who had invited Babar to invade India. तो कह रहे हैं जो राजपूत चीफ्स थे यानी राजपूत के जो हेड्स हैं वो भी जो है इब्राहिम लोधी के खिलाफ थे और उन्होंने उसके अंदर ही कौन है? एक राणा सांगा है। वो कौन थे? वो मेवाड़ के रूलर थे, यानी मेवाड़ के राजा थे। तो उन्होंने भी अफगान नोबल्स को ज्वाइन करा और इनवाइट करा उन्होंने भी बाबर को कि वो इंडिया में आए और इन्वेट करें, यहाँ पर आकर लड़ाई वगैरह हो और उसके बाद जो है इब्राहिम लोधी की सल्तनत को खत्म कर दिया जाए, ठीक है बेटा? उसके बाद आगे देखिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मुगल्स हैं, यानी मुगल्स की जो स्टार्टिंग है वो किससे हो रही है? बाबर से हो रही है, ठीक है? तो हमारे इंडिया में जो मुगल्स आए हैं वो 1526 में आए हैं और हमारे इंडिया में जो फर्स्ट मुगल रूलर थे वो बाबर थे। तो अब हमसे ये क्वेश्चन है कि हु वर द मुगल्स? मुगल्स थे कौन? तो आप जरा देखते हैं कौन थे वो। द वर्ड मुगल कम्स फ्रॉम मंगोल। दे आर बिलीव्ड टू हैव डिसेंडेड फ्रॉम मंगोल्स। बाबर क्लेम्ड डिसेंट ऑन हिज मदर्स साइड फ्रॉम गेंगिस खान एंड ऑन हिज फादर्स साइड फ्रॉम तिमूर। कह रहे हैं कि मुगल जो वर्ड है वो कहाँ से आया? मंगोल से आया। कहाँ से आया बेटा? मंगोल से, ठीक है? ये यकीन किया जाता है कि ये जो है यानी जो मुगल्स हैं वो किसके डिसेंडेंट हैं, यानी किसके वंशज हैं? वो मंगोल के वंशज है, यानी मंगोलों के वंशज है वो, ठीक है? तो ये कहा जाता है कि बाबर जो है वो अपनी माँ के साइड से यानी ननिहाल जो है उनकी वो चंगेज खान की तरफ से मिलती है जाकर के, और उनकी जो फादर की जो साइड है वो तिमूर से मिलती है, ठीक है बेटा? नाउ ही डिप्लॉयड दिस फॉर्मिडेबल जेनेटिक हेरिटेज अगेंस्ट द फ्रैगमेंटेड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड लैंड। तो कह रहे हैं कि अब जो बाबर है उन्होंने अपनी इस अजीब सी मतलब यानी खतरनाक सी एक जो पहचान थी उनकी उसको फैलाया और यहाँ पर आकर जो एक डिसऑर्गेनाइज्ड लैंड है यानी इंडिया जो है वो क्या टुकड़ों में बढ़ चुका है और यहाँ पर सब तरफ अनार्की फैली हुई, सब तरफ लड़ाइयाँ चल रही हैं, शासन किसी का भी नहीं है, मतलब सब एक दूसरे से लड़ने पे तुले हुए हैं, ठीक है ना? तो एक तरीके से सब पूरा जो इंडिया है ना टुकड़ों में बटा हुआ है, फ्रैगमेंटेड है, तो उसको उनको संभालना था।
It was not an even match. Babur went on to lay the foundation stone of the Mughal Empire in India. तो कह रहे हैं कि हालांकि ये जो है कोई इवन मैच नहीं था, लेकिन फिर भी बाबर ने क्या करा है, बाबर ने मुगल एम्पायर का जो कहते हैं ना, मतलब स्टार्टिंग करी है ना, शुभारंभ जो किया है वो उन्होंने इंडिया में किया है। किसने किया? बाबर ने किया। किसका? मुगल एम्पायर का की स्टार्टिंग है, मुगल एम्पायर का आरंभ जो उन्होंने किया है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। Zahiruddin Muhammad, popularly known as Babur the Lion, was born in February 1483 CE. He was the son of Umar Sheikh, a descendant of Timur, who ruled over the kingdom of Fargana. कह रहे हैं कि ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद जो है कौन है? बाबर। यानी बाबर का जो एक्चुअल नेम है वो क्या है? ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद है। और बाबर का क्या मतलब होता है? बाबर का मतलब होता है द लॉयन, यानी शेर, बब्बर शेर वाला शेर, है ना। कह रहे हैं कि इनका जन्म कब हुआ? फरवरी 1483 CE में हुआ। और ये किसके बेटे थे? उमर शेख के बेटे थे। वो कौन थे? वो एक डिसेंडेंट थे, यानी एक वंशज थे तिमूर के। ठीक है बेटा, तो कह रहे हैं मतलब कहाँ पर उनका शासन था? कह रहे हैं कि उन्होंने रूल ओवर किया किंगडम को फरगना के। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर बाबर बिकेम द किंग एट द एज ऑफ 11। कह रहे हैं कि जब उनके फादर की डेथ हो गई तो वो 11 साल की उम्र में ही क्या बन गए? राजा बन गए। कौन? बाबर। ही हैड टू स्ट्रगल हार्ड टू मेंटेन कंट्रोल ओवर हिज पोजेशंस। तो कह रहे हैं जाहिर देखो बेटा, 11 साल का बच्चा तो छोटा सा होता है। अब आप 11 साल से तो बड़े ही होंगे ना, 11-12 साल के होंगे आप लोग। तो अब आप सोचिए आपकी एज में जो है एक इतने छोटे बच्चे को इतना बड़ा एम्पायर संभालने के लिए दे दिया जाए। ठीक है, तो उनको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा अपनी तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, जो चीज़ें उनके पास थी उनको अपने पास ही रखने के लिए। क्योंकि जब कोई भी पावर कमजोर पड़ती है तो जो इधर उधर वाले होते हैं वो सब चीज़ें छीन लेते हैं, उनको हथियार लेते हैं और आक्रमण कर देते हैं उनके ऊपर। ठीक है ना, पोजीशंस बोलते हैं नहीं, जो चीज़ें हमारी हैं कम से कम वो तो हमारी रहे, तो उनको उस चीज़ों को अपना रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। Though he soon lost Fargana to his enemies, he ultimately succeeded in occupying Kabul. कह रहे हैं कि हालांकि उन्होंने फरगना जो है वो अपने दुश्मनों को हार दिया, मतलब यानी वो फरगना हार गया अपने दुश्मनों को। अब कह रहे हैं कि लेकिन उन्होंने काबुल को ऑक्यूपाई कर लिया। वो काबुल को ऑक्यूपाई करने में, उस पर अपने सत्ता स्थापित करने में कामयाब हो गए। आफ्टर 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स टू कॉन्क्वायर समरकंद, ही डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक इन इंडिया। कह रहे हैं कि 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स किए उन्होंने समरकंद को कॉन्क्वायर करने के, यानी उस पर कब्जा करने के, लेकिन वो फेल हो गए। फिर उन्होंने इंडिया पर अपना लक आजमाने की सोची। He was born to rule and would rule even if it meant conquering hot dusty India. कह रहे हैं कि हाँ, उनका जो जन्म था वो शासन करने के लिए ही हुआ था और वो करते भी रहे। लेकिन इस बार जो उनको शासन करना था वो एक बहुत ही गर्म और बहुत ही धूल भरी जगह थी, जो इंडिया है ना, बहुत गर्म है ये। और जो हम वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करें तो उनके कंपैरिजन में। As Daulat Khan Lodi's invitation to invade implied the political situation in India was just ripe for a takeover. तो कह रहे हैं जब दौलत खान लोधी ने इनको इनवाइट किया कि आप आकर इंडिया पर आक्रमण कर दीजिए। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो बिल्कुल पकी हुई थी। पकी हुई मतलब यानी बिल्कुल ऐसा था कि जैसे कोई पका हुआ फल होता है ना, जल्दी से खा लो, ऐसा। यानी ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आराम से यहाँ पर आकर टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है, उनको बहुत ही हलवा लग रहा था ये। नेक्स्ट देखिए बेटा, हुमायूं 1530 to 1540 एंड 1555 to 56 CE। बेटा देखिए, बाबर के बाद जो शासन आया वो किसका आया? हुमायूं का आया। यानी बाबर के जो बेटे थे वो हुमायूं थे। अब उनके बारे में देखते हैं क्या है। द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, सक्सीडेड हिम एज बादशाह इन 1530 CE. The new rulers called themselves बादशाह और पैटशाह टू शो दैट दे वर फार सुपीरियर देन अ सुल्तान। तो आप कह रहे हैं कि बाबर के जो सबसे बड़े बेटे थे वो नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं थे, और फिर उन्होंने ही उनको सक्सीड किया, यानी वही उनके आगे मतलब उनके थ्रोन पर बैठे या उनका शासन उन्होंने संभाला। ठीक है, बादशाह के तौर पर। कब? 1530 CE में। कह रहे हैं आप जो भी नया रूलर होता था उसको वो अपने आप को क्या कहलवाता था? बादशाह कहलवाता था या फिर पैटशाह कहलवाता था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मकसद था इनका ये बताने का कि वो सुल्तान से सुपीरियर है। यानी इससे पहले कौन थे? सुल्तान इब्राहिम लोधी थे, है ना, तो वो सुल्तान थे। लेकिन अब इन्होंने अपने आप को क्या कहलवाना शुरू कर दिया? बादशाह कहलवाना शुरू कर दिया। इट मीन्स कि सुल्तान से सुपीरियर या फिर हायर रैंक है। दिस ऑल्सो एग्जिबिटेड देयर पावर टू द नोबल्स। हुमायूं हैड अ वेरी टर्ब्यूलेंट लाइफ एज अ रूलर। तो आप कह रहे हैं कि इसके साथ साथ क्या था कि उनको ये भी दिखाना होता था कि भी हम जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। यानी उनके जो नोबल्स होते थे, यानी जो उनके अमीर लोग होते हैं ना, जैसे कोर्ट होता है, हर राजा का एक कोर्ट होता था जिसको वो बोलते हैं दरबार, है ना, तो उसमें बहुत सारे नोबल्स होते थे। तो उन नोबल्स को अपनी पावर दिखाने के लिए भी वो अपने आप को बादशाह कहलवाया करते थे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हुमायूं की जो लाइफ है वो बहुत ही टर्ब्यूलेंट लाइफ है। टर्ब्यूलेंट का मतलब क्या होता है? यानी अशांत, है ना, बहुत ही अशांत लाइफ है उनकी। His life can be looked upon as a drama in 4 acts। कहना है कि इनकी जिंदगी को आप ऐसा देख सकते हैं कि एक ऐसा ड्रामा है जो 4 एक्ट्स में चला है। इन द फर्स्ट एक्ट, अब पहला एक्ट बता रहे हैं हमें कब से कब तक चला है? 1530 to 40 CE चला है। ठीक है, ही स्ट्रगल टू मेंटेन हिज किंगडम एज ही फॉट शेरशाह सूरी ऑफ बिहार एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात। अब कह रहे हैं कि उनको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा अपना किंगडम मेंटेन करने के लिए
क्यों? क्योंकि उनको लड़ाई लड़नी पड़ रही थी शेरशाह सूरी से जो बिहार के थे और बहादुर शाह से जो गुजरात के थे, ठीक है, ये दोनों ही उनसे लड़ रहे थे। इन द सेकेंड एक्ट 1540-45 CE, आफ्टर ही वॉज डिफीटेड बाय द अफगान शेरशाह, ही बिकेम अ किंग विदाउट अ किंगडम, वॉन्डरिंग इन सिंध, राजस्थान, पर्शिया, लुकिंग फॉर शेल्टर एंड हेल्प। अब कह रहे हैं सेकंड एक्ट, इन फर्स्ट एक्ट में बताया उन्होंने क्या कर रहे थे, सेकंड एक्ट में उन्होंने बताया कि 1540-45 CE में उन्होंने क्या करा था, अफगान शेरशाह को हरा दिया था, ठीक है, लेकिन उसके और वो एक राजा बन चुके थे, लेकिन उनका कोई किंगडम नहीं था, ठीक है, वो इधर उधर सिंध में, राजस्थान में, पर्शिया में मारे मारे फिर रहे थे और लोगों से शेल्टर और हेल्प मांग रहे थे। थर्ड एक्ट में क्या हुआ, थर्ड एक्ट में 1545-54 चला ये एक्ट आपका। ही मेड प्रिपरेशंस टू रिकवर द लॉस्ट टेरिटरीज इन इंडिया बाय मेकिंग काबुल एंड बेस। अब कह रहे हैं कि उन्होंने फिर तैयारियां की कि जो जो टेरिटरीज वो इंडिया में खो चुके थे उनको वापस लेने की, ठीक है, लेकिन उस अपना जो बेस बना रखा था वो काबुल को बना रखा था। काबुल बेटा अफगानिस्तान में। अच्छा पहले क्या था, पहले ऐसा कुछ नहीं था कि इंडिया की बाउंड्री ये है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये पूरा एक साथ ही था, ठीक है, तो ना ही इसका नाम इंडिया था। अब जो आपको मैं बिहार बता रही हूँ तो बिहार एग्जैक्ट आज की पोजीशन पर बिहार नहीं है बेटा, ठीक है, पहले तो एक तो पहले ही कि नाम अलग थे, तो बिहार का नाम पाटलिपुत्र था, ऐसे अलग अलग नामों के अलग अलग जगहों के अलग अलग नाम थे। तो ये मैं समझिएगा कि आप बिल्कुल अभी एग्जैक्ट सिचुएशन यानी एग्जैक्ट मैप जो आप देखते हैं तो वही वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो अब ये बता रहे हैं हमें कि उन्होंने काबुल को अपना बेस बनाया और वहाँ से उन्होंने तैयारी की कि वो क्या कर पाए, वहाँ पर जितनी भी टेरिटरीज उन्होंने इंडिया में खोई हैं या हार दी हैं उन सबको वापस रिकवर कर पाए। In the final act 1555-56 CE, he got back the throne of Delhi. Unfortunately, he did not live long after this. He tumbled down from his library in Sher Mandal in Purana Qila and died in 1556 CE. कह रहे हैं फाइनल एक्ट में, यानी जो उनका फाइनल लाइफ का फाइनल एक्ट जो था, लाइफ का कह लीजिए, किंगडम का कह लीजिए, तो 55-56 की बात है ये कि उनको वापस उनका दिल्ली का थ्रोन मिल गया, ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से वो बहुत लंबी टाइम नहीं जी पाए। वो अपने लाइब्रेरी से फिसल गए, यानी किताब यानी जीने से फिसल गए, लाइब्रेरी के जीने से फिसल गए और वहीं पर ही उनकी डेथ हो गई, ठीक है, कब 1556 CE में। ये कहाँ पर लाइब्रेरी वो उनकी शेर मंडल पुराना किला, ठीक है बेटा, यानी इस तरह इनका एंड हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं इनके बाद क्या हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए शेरशाह 1540-45 CE। आप बेटा ये शेरशाह जो है ना इस बीच आया जब हुमायूं को कोई जगह नहीं मिल रही थी। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि उनको जो है मारे मारे फिर रहे थे, अब शेल्टर और हेल्प चाह रहे थे लोगों से। उस वक्त की बात है कि उस वक्त दिल्ली पर कौन हुकूमत कर रहा था, ठीक है ना, तो ये शेरशाह थे। आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन 2 बैटल्स, शेरशाह बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। कहना है कि जब उन्होंने हुमायूं को 2 बैटल्स में, 2 लड़ाइयों में हरा दिया तो शेरशाह जो है वो क्या बन गया, सुल्तान बन गया दिल्ली के। ही वॉज द सन ऑफ एन अफगान जागीरदार फ्रॉम जौनपुर इन उत्तर प्रदेश। वो कौन थे, वो जो है बेटे थे किसके, अफगान जागीरदार के, जो जौनपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। इन 5 years ही बिल्ड अप अ किंगडम दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम झेलम टू ब्रह्मपुत्र एंड हिमालयस टू नर्मदा। कह रहे हैं 5 साल, यानी देखिए 5 साल हुकूमत रही है इनकी, तो कह रहे हैं 5 साल में उन्होंने इतना बड़ा किंगडम बनाया जो कहाँ से कहाँ तक था, झेलम से लेकर ब्रह्मपुत्र तक था और हिमालय से लेकर नर्मदा तक था। इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 5 years, कह रहे 5 साल के बहुत कम समय में शेरशाह इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज टेरिटरीज। उन्होंने अपने टेरिटरीज की को इम्प्रूव किया, यानी वहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उसके अंदर बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे सुधार किए। ही हैड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एंड कंटिन्यूड द ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस। कह रहे हैं कि उनकी बहुत ही बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी। बेटा जितनी आर्मी होती है उतना राजा को ताकतवर समझ आता है, ठीक है, और जितनी आर्मी होती है उसको मेंटेन करना भी उतना ही मुश्किल होता है। उनकी सैलरी भी, उनका खाना पीना भी, उनकी ट्रेनिंग भी, उनकी घोड़े और हथियार भी, सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो अभी और साथ साथ उन्होंने क्या करा, ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस भी करते रहे, ये यानी नए नए घोड़े भी खरीदते रहे और साथ में उनको ब्रांड भी लगाते रहे उनके ऊपर, यानी उनको एक तरीके से मतलब निशानदेही करते रहे कि भाई ये इनके घोड़े, ताकि कोई और हड़प ना रहे, कोई और छीन ना रहे। He was concerned about the welfare of his subjects. He ordered that his soldiers should cause no injury to crops when they marched. तो कह रहे हैं कि वो बहुत ही कंसर्न थे, बहुत निश्चित थे, वो लोगों की भलाई करना चाहते थे। उन्होंने अपनी सोल्जर्स को ये हुक्म दे रखा था कि जब भी आप मार्च करेंगे तो आप किसी भी क्रॉप का नुकसान नहीं करेंगे, यानी कोई भी फसल जो है वो आप खराब नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। He respected cultivators of the enemy territory also. His brilliant career was cut short in 1545 CE when he died in an explosion. कह रहे हैं साथ साथ वो जो उनकी दुश्मन आर्मी हुआ करती थी, दुश्मन जो देश हुआ करता था, दुश्मन जो सल्तनत होती थी, उसकी जो कल्टिवेटर्स थे, उसके जो किसान थे, उनकी भी वो इज्जत किया करते थे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर दुश्मन है तो सारे दुश्मन है, जिससे दुश्मनी सिर्फ उससे दुश्मनी थी उनकी। और कह रहे हैं कि उनका जो ब्रिलियंट करियर था वो खत्म हो गया। कब खत्म हो गया बेटा, 1545 CE में खत्म हो गया। कब, जब उनकी जो है डेथ हो गई एक्सप्लोजन में। एक्सप्लोजन यानी धमाके में। अब वो शायद, अब पता नहीं बॉम्ब फटा होगा या शायद तोप से धमाका हुआ हो, पता नहीं किस चीज़ से हुआ था, ठीक है ना।
His dynasty ruled until Humayun restored Mughal rule in 1555. तो कह रहे हैं कि उनकी जो डायनेस्टी है उसको रूल किया जाता रहा कब तक, 1555 तक, जब तक कि हुमायूं ने दोबारा से आक्रमण करके और वापस अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर दी। ठीक है बेटा। तो अब देखिए, अब इन्होंने उनका जिक्र नहीं किया बीच में, या तो वो इतने एफिशिएंट रूलर्स थे नहीं कि उनका जिक्र किया जाता। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है बेटा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, केस स्टडी अकबर, यानी हुमायूं के जो बेटे थे वो कौन थे, अकबर थे। उनका शासनकाल या उनका मतलब पूरा जो जीवन काल है वो क्या है, 1556 टू 1605। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इसके बारे में इन्होंने केस स्टडी करी। केस स्टडी का मतलब क्या है, यानी इनके बारे में जो इन्होंने थोड़ा हमें ज्यादा गहराई से बता रखा है। अकबर को तो बेटा आप सभी जानते हैं, है ना, हमने बहुत सारी मूवीज भी देख रखी है इंडिया में जो बनी है। जैसे पुराने वाले जमाने में जो बनी थी वो तो एक वो थी मुगल आजम, है ना, और अभी जो बनी जोधा अकबर बनी हुई है। इसके अलावा बहुत से सीरियल्स भी बने हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सीरियल्स और मूवीज में दिखाया जा रहा हो वो सच ही हो। ठीक है, कभी कभी हमारी हिस्ट्री की बुक्स भी बहुत झूठ बोलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। जलालुद्दीन Muhammad Akbar was born on 14th November 1542 CE in Amarkot when his father Humayun had been in exile। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म जो है 14 नवंबर 1542 CE में हुआ। कहाँ, अमरकोट में। अमरकोट में राजस्थान में एक जगह का नाम है। जब उनके पिता जो है वो यहाँ पर नहीं थे, वो एग्जाइल थे। एग्जाइल होते बड़ा देश निकाला, यानी वो यहाँ से जा चुके थे, यानी क्योंकि यहाँ तो वो हार गए थे तो यहाँ से वो चले गए थे अपनी वाइफ को छोड़ करके राजपूत महल में। ठीक है ना। Akbar accompanied his father and mother Hamida Bano Begum to Kabul where he was left behind and his parents went off to Persia। कह रहे हैं फिर अकबर जो है अपने पिता और माता के साथ जो है कहाँ चले गए, उनकी माता का नाम क्या है, हमीदा बानो बेगम, काबुल चले गए। वहाँ पर फिर उनको काबुल छोड़ करके उनके माता पिता दोनों पर्शिया चले गए। When his father returned to India, he came with him। कह रहे हैं जब उनके पिता इंडिया आए तो जब वो वापस इंडिया आए तो अकबर भी वापस उनके साथ आ गए। हुमायूं died in 1556 after a fall in his library at the पुराना किला in Delhi। कह रहे हैं हुमायूं की डेथ हो गई थी कब, 1556 में, जब वो अपनी लाइब्रेरी से गिर गए थे पुराना किले में, है ना। His 14-year-old son अकबर was in crown king। कह रहे हैं फिर उनका जो 14 साल बेटा था यानी अकबर, वो फिर किंग बना। यानी देखिए सबसे पहले हमने देखा बाबर कितने साल की उम्र में किंग बने थे, 11 ईयर्स में, है ना, और अकबर कितने साल की उम्र में किंग बने हैं, 14 ईयर्स में। Humayun's trusted officer Bairam Khan was made regent, a person who rules on behalf of a minor monarch। तो कह रहे हैं कि हुमायूं का जो बहुत ही ट्रस्टेड ऑफिसर था बैरम खान, उसको ही क्या बना दिया गया, रेजेंट बना दिया गया। रेजेंट का मतलब क्या था, यानी फैसले सारे वो लिया करते थे, लेकिन बजाहिर जो है सामने कौन है, अकबर है, लेकिन जो पीछे की सारी जो बातें, सारे जो फैसले हैं वो एक्चुअल में कौन कर रहा है, बैरम खान कर रहा है। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक ऐसा पर्सन जो रूल करता है किसके बिहाफ पर, माइनर मोनार्क। माइनर मतलब होता है यानी अभी वो इस एज पर नहीं पहुंचे हैं कि वो मोनार्क बन सके, राजा बन सके ना। बजाहिर वो राजा ही है लेकिन फैसले ले सकते हैं। ठीक है बेटा। Soon after Akbar became a king, Hemu, a general of the Soor dynasty, occupied Agra and Delhi। In the same year 1556, Bairam Khan defeated and killed Hemu in battle at Panipat and occupied Delhi and Agra। कह रहे हैं कि जैसे ही अकबर जो है राजा बने तो हेमू जो है वो कौन था, वो सूर डायनेस्टी का एक जनरल था। उसने क्या करा, उसने दिल्ली और आगरा को ऑक्यूपाई कर लिया, यानी उस पर कब्जा कर लिया। उसी साल जो है 1556 में बैरम खान ने तैमूर को हरा भी दिया और मार भी दिया। ठीक है, और पानीपत की बैटल में और वापस से जो है दिल्ली और आगरा को रीऑक्यूपाई कर लिया, यानी उसके ऊपर दोबारा से अपना शासन स्थापित कर लिया। बेटा आप सोच रहे होंगे कि क्यों लड़ते रहते थे, है ना। देखिए बेटा, सर्वाइवल के लिए जो है लड़ना पड़ता है। जैसे हम देख सकते हैं ना, जंगल के अंदर क्या एग्जाम्पल होता है, भाई हमारे पास एक हिरन है और एक शेर है ना, तो हिरन को खाना है क्योंकि उसे जिंदा रहना है। अगर वो नहीं खाएगा बहुत दिनों तक तो वो मर जाएगा, है ना। और हिरन को अपने आप को बचाना है क्योंकि अगर वो शेर के द्वारा खाया गया तो फिर क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो एक तरीके से एक जंग चलती रहती है। अगर ये राजा महाराजा लड़ाइयाँ ना करें, अपने जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उन पर कब्जा ना करें, तो आसपास वाले इन पर कब्जा कर लेंगे। तो इनको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है, लड़ाइयाँ करती रहनी पड़ती है ताकि ये पीछे ना रह जाए किसी से। ठीक है, ताकि जो है ऐसा ना हो जाए कि इन पर जंग लग जाए, है ना। तो इसलिए इनको लड़ाई लड़ती रहनी पड़ती है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि राजा महाराजा, अगर आप ये सोचते हैं कि भाई राजा महाराजा बुरे होते थे, तो ये डिपेंड करता है, कभी कभी जो है सरकारें भी बुरी होती हैं। अगर राजा अच्छा है, अपनी जनता का ख्याल रखता है, उनकी वेलफेयर के लिए काम करता है, तो यानी मोनार्की भी अच्छी चीज़ है। और अगर जो भी हमारे प्रेसिडेंट्स हैं या प्राइम मिनिस्टर्स हैं या फिर मिनिस्टर्स हैं, अगर वो अच्छे नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी भी बेकार है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अकबर soon grew impatient of Bairam Khan's domination। He persuaded Bairam Khan to go on a pilgrimage to Makkah। On his way to Makkah, Bairam was murdered in Gujarat। Akbar then took over the reins of government। Akbar brought most of India under his control through conquests and alliances। कह रहे हैं कि अब अकबर जो है धीरे धीरे जब बड़े हो रहे थे तो वो बहुत ही इम्पेशेंट होते जा रहे थे। इम्पेशेंट का मतलब होता है यानी बेसब्र।
तो वो बैरम खान के डोमिनेटेंस है, यानी हर बात में बैरम खान की जो दखल अंदाजी से वो बहुत ज़्यादा बेसबर, उनको बहुत बुरा लग रहा था ये सब चीज़ें, है ना। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बैरम खान को हज करने के लिए मक्का में भेज दिया। ठीक है, जब वो मक्का जा रहे थे बैरम खान, तो वहाँ पर गुजरात में उनका मर्डर कर दिया गया, यानी वो जाहिर है वो वहाँ पर मर गए। अब अकबर के पास जो है पूरा का पूरा गवर्नमेंट का राइन आ गया, यानी सारी उनकी पावर साथ उनके पास आ गई, यानी अब वो सारे फैसले अपने खुद ले सकते थे। अकबर ने पूरे इंडिया का बहुत सारा हिस्सा जो अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। कुछ तो ऐसे कि चढ़ाई करके लड़ाई करके किया, और कुछ जो है अलायंसेस के थ्रू। अलायंसेस मतलब होते हैं बेटा, यानी समझौता करके। ठीक है, जैसे किसी को कोई चीज़ दे दी, सपोज की छोटे छोटे इलाके में छोटे छोटे राजा थे, है ना, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था इंडिया। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो, आप हमें हमारे अंदर मिल जाओ, हम आपको ऊंची पोस्ट देंगे, आपको एक बाकायदा सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन आप रहोगे हमारे अंडर और हमारे सारे फैसले माने जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने कहा, तो उसको हम बोल रहे हैं अलायंसेस। He, however, had to overcome the rivalry of his brother Mirza Hakim, and towards the end of his reign, he faced a revolt by his son Salim. कह रहे हैं कि हालांकि उन्होंने जो है ओवरकम कर लिया था अपने भाई की तरफ से राइवलरी को। देखिए, अब ये बेटा भाई बेटे बाप ये सब आपस में सब लड़ते रहते हैं। ठीक है, सबका सब यही चाहते हैं कि हम क्या मिल जाए, हमें सत्ता मिल जाए। ठीक है, हर कोई पावर में आना चाहता है। तो कह रहे हैं कि उन्होंने उस विद्रोह को जो उनके भाई ने मिर्जा हाकिम ने उनके खिलाफ किया था, उसको लगभग उन्होंने ओवरकम कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। लगभग कि उनका जो राइन था वो खत्म ही होने वाला था। ठीक है, यानी उनके भाई का। ही फेस्ड अ रिवोल्ट बाय हिज सन सलीम। फिर उनको किसका सामना करना पड़ा, अपने बेटे सलीम की तरफ से एक रिवोल्ट का सामना करना पड़ा। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है, यानी जहाँ पर लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद जब ये जीते तो फिर वहाँ पर उनका कॉन्क्वेस्ट हो गया, इन्होंने उस जगह को कॉन्क्वायर कर लिया। इन द 1560s, Akbar's army conquered Malwa and parts of central India. Akbar also captured the fort of Chittor from Rana Uday Singh of Mewar, and in 1576 he defeated Uday Singh's son Rana Pratap at Haldi Ghati. Though defeated, Rana Pratap escaped on his horse Chetak and continued his fight throughout his life. कह रहे हैं कि 1560 में अकबर की जो आर्मी थी, उन्होंने मालवा का जो मालवा था, पूरी जगह का नाम बताइए, उसको कॉन्क्वायर कर लिया, यानी वहाँ पर जो है उन्होंने अपना पूरा हक जता लिया, यानी हक जमा लिया पूरा। वहाँ पर वो लोग जीत गए, और सेंट्रल एशिया के भी बहुत से सेंट्रल इंडिया के भी बहुत से पार्ट पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अकबर ने जो है साथ साथ जो चित्तौड़ का एक किला था उसको भी कॉन्क्वायर कर लिया, जो किसका था, वो राणा उदय सिंह का था। ठीक है, जो मेवाड़ के थे। और 1576 के अंदर उन्होंने उदय सिंह के बेटे राणा प्रताप को भी हरा दिया, जिसको आपने देखा भी होगा बेटा। उनको बहुत सारे राणा प्रताप की मूवीज भी, महाराणा प्रताप की, और बहुत ब्रेव उनको माना जाता है। उनके घोड़े का नाम चेतक था। ठीक है, तो कह रहे हैं कि राणा प्रताप का को भी उन्होंने हरा दिया, राणा प्रताप को भी उन्होंने हरा दिया। ठीक है, हल्दी घाटी में। और राणा प्रताप हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी वहां से एस्केप, यानी भाग गए थे वो। ठीक है, अपने घोड़े चेतक पर, और पूरी जिंदगी जो है वो फाइट करते रहे अपनी किंगडम को वापस पाने के लिए। आगे देखिए बेटा, इन द 1570s अकबर conquered गुजरात, बंगाल, उड़ीसा। Thus he won control over Gujarat's overseas trade with the Arabs and the Europeans, and Bengal's overseas trade with Southeast Asia and China. कह रहे 1570 में अकबर ने गुजरात, बंगाल और उड़ीसा को क्या कर लिया, कॉन्क्वायर कर लिया। उसके बाद जो है उन्होंने कंट्रोल कर लिया गुजरात की ओवरसीज पर। गुजरात बेटा एक कोस्टल एरिया है ना, गुजरात का जो हिस्सा है, मतलब जो किनारा है वो पूरा कोस्टल है, यानी वहाँ से जो है सामान आता जाता है समुद्र के जरिए। जितना भी हम बाहर से ट्रेड करते हैं उसके अंदर ज़्यादातर जो हमारा रेशियो रहता है वो सामान समुद्र से आता है। समुद्र से आने वाले सामान के अंदर एक खासियत ये होती है कि वो सस्ता पड़ता है, यानी जितने भी ट्रैवल है, यानी लैंड ट्रैवल है या फिर एयर ट्रैवल है या फिर वाटर ट्रैवल है, तो सबसे सस्ता ट्रैवल जो है वाटर ट्रैवल है। और दूसरी बात ये कि बड़े बड़े जहाज़ों के अंदर आप हैवी सामान भी रख देंगे तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने गुजरात ओवरसीज पर कब्जा कर लिया, और फिर वहाँ से उन्होंने क्या करा, वहाँ से अरब्स और यूरोपियन के साथ बहुत अच्छे आराम से उन्होंने ट्रेड किया, यानी व्यापार किया। कह रहे बंगाल ओवरसीज के साथ भी यही हुआ, यानी बंगाल यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ देखिए आप, वेस्ट बंगाल जहाँ पर है, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से हुआ। और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ भी उन्होंने फिर आराम से अपने ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश किए। तो बेटा देखिए, राजा महाराजा हो या कुछ भी हो, अगर वो ऐसे सोच रखते हैं कि भाई देश हमारा जो भी सल्तनत है उसका विकास हो, डेवलपमेंट हो, तो ये कोई बुरी बात नहीं है ना, बशर्ते कि वो अपनी जनता को सिक्योर कर पा रहे। चलिए आगे देखते हैं। अमंग अकबर्स अदर कॉन्क्वेस्ट वर काबुल, कश्मीर, सिंध एंड कांधार। These conquests led to closer trade ties with Central Asia and Persia, and also made the northwestern frontier secure. कह रहे हैं कि अकबर की बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट के साथ साथ काबुल, कश्मीर और सिंध और कांधार का भी एक कॉन्क्वेस्ट, यानी अलग अलग जगह है जहाँ पर उन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। अब आप ये देखिए, अभी हमारा क्या इंडिया जो हम प्रेजेंट देखते हैं ना, प्रेजेंट के अंदर कश्मीर और काबुल यानी अफगानिस्तान, यानी पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक पहुँच गए। ठीक है, सिंध जो है पाकिस्तान में, कांधार इतना बड़ा इलाका पूरा उन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर लिया। ठीक,
कह रहे हैं कि यही जो कॉन्क्वेस्ट है इससे क्या हुआ, इससे जो हमारे ट्रेड रिलेशंस थे सेंट्रल एशिया के साथ और पर्शिया के साथ और मजबूत हो गए, ठीक है। और साथ साथ क्या हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो बिल्कुल सिक्योर हो गया, यानी गुजरात वाला, राजस्थान वाला और पाकिस्तान वाला जो जितना भी एरिया था वो पूरा पूरा सिक्योर हो गया कि अब यहाँ पर कोई एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इन द डेक्कन द ब्राह्मणी किंगडम हैड ब्रोकन अप इनटू 5 सेपरेट किंगडम्स, बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एंड बिदर। अकबर कॉन्क्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न डेक्कन इंक्लूडिंग अहमदनगर। तो अभी कह रहे हैं कि जो डेक्कन में देखते हैं हम, अच्छा अभी पूरे इंडिया पर नहीं है ये, अभी भी पूरे इंडिया पर नहीं है, लेकिन आधे से ज्यादा इंडिया इन्होंने कॉन्क्वायर कर लिया है। तो अब हम डेक्कन यानी दक्कन की बात करते हैं, साउथ की बात करते हैं, साउथ इंडिया की। तो वहां पर बहमनी किंगडम था, जब वो टूटा तो वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, ठीक है। तो पहला पार्ट था बेरार, फिर बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर, ये 5 पार्ट थे इसके। तो अकबर ने इसके भी नॉर्दर्न डेक्कन पार्ट जो था उसको कॉन्क्वायर कर लिया, उसके अंदर अहमदनगर भी इनके अंडर आ गया। इसके अंडर बेटा अकबर के अंडर। At its peak, Akbar's empire stretched from the Himalayas and Kashmir in the north to the river Godavari in the south and from Kandahar in the west to Bengal in the east. कह रहे हैं कि जब ये बिल्कुल अपने शिखर पर था, यानी अकबर ने अपनी लाइफ के सारे जितने भी कॉन्क्वेस्ट थे जब कंप्लीट हो गए, तरीके से देख लीजिए, जब वो बिल्कुल पीक पर थे तो कहाँ कहाँ उनका शासन फैला हुआ था। कह रहे हैं अकबर का एम्पायर स्ट्रेच था, यानी फैला हुआ था हिमालय कश्मीर से लेकर के, ठीक है, रिवर गोदावरी साउथ तक और कांधार से लेकर के पूरा बंगाल तक, ठीक है बेटा। इतना सारा पार्ट जो था वो अकबर के अंडर था। आगे देखते हैं डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है यानी मसलहत समझ लिया आप, थोड़ी सी यही कह लीजिए थोड़ी अकलमंदी, है ना। अकबर शोड रिलीजियस टॉलरेंस एंड क्लेवरली वन ओवर अदर रूलर्स। कह रहे हैं अकबर ने क्या करा, अकबर ने जो है रिलीजियस टॉलरेंस दिखाई, यानी लोगों को अपने धर्म पर चलने की आज़ादी दी और साथ साथ बहुत ही चालाकी से वो जो है सारे रूलर्स को अपने अंडर करते चले गए, उनको जीते चले गए। Especially powerful Rajput chiefs through marriage alliances and grants of high offices. जो राजपूत चीफ्स थे यानी राजपूत हेड्स जो थे उनको उन्होंने किस तरह राम किया कि उन्होंने उनके घर मतलब उनके घरों में शादियाँ की, यानी उनके घर में शादियाँ की। जैसे आपने देखा जोधा अकबर जोधा जो थी वो एक राजपूत थी, तो ऐसे उन्होंने शादियाँ की, या इसको इसी को उन्होंने अलायंस बोल दिया बेटा, है ना। फिर कह रहे हैं कि या फिर उनको ये कहा कि भाई आप हमारे अंदर मिल जाओ, आपको हाई ऑफिस देंगे, आपको बाकायदा सैलरी मिलेगी, आपकी इज्जत होगी, लेकिन शासन हमारा चलेगा। इस तरीके से उन्होंने उनको अंडर कर लिया अपने। यू विल लर्न मोर अबाउट अकबर्स वाइज पॉलिसीज लेटर इन दिस चैप्टर। अकबर डाइड इन 1605, ही वाज बरीड एट सिकंदरा नियर आगरा। कह रहे हैं इसके अलावा आप और भी उनके बारे में जानेंगे आगे के चैप्टर्स में। कह रहे हैं अकबर की मृत्यु जो 1605 में हुई और उनको कहाँ पर दफन किया गया है, सिकंदरा नियर आगरा में, यानी आगरा में उनकी कब्र है, ठीक है बेटा। देखिए अकबर के बारे में जो हमने पढ़ा पूरी है क्या है, ये उनकी केस हिस्ट्री है। अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया उन्होंने अपने कॉन्क्वायर कर रखा था, उसको फिर इतने तरीक़े से चला पाना ये भी बहुत ही बड़ी तारीफ की बात है ना। चलिए अब अगला देखते हैं, अगले कौन है बेटा। नेक्स्ट रूलर है हमारे जहांगीर। जहांगीर का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1605 to 1627, ठीक है बेटा। Jahangir was 36 years of age when he came to the Mughal throne. Jahangir continued the expansionist policy of his father Akbar with regard to the Rajputs, Deccan and Kandahar, but he did not achieve much success. He lost Kandahar in 1622 to Shah Abbas, the ruler of Persia. कह रहे हैं जहांगीर जो है वो 36 साल के थे जब उनको मुगल थ्रोन मिला, यानी जब वो थ्रोन पर बैठे, यानी जब वो राजा बने या किंग बने तब वो 36 साल के थे, ठीक है बेटा। तो जहांगीर ने जो है वो ही जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, यानी अपने शासन का या अपने साम्राज्य का विस्तार करना, है ना, ये जो इसको पॉलिसी को बोलते हैं। तो ये उसके फादर अकबर की जो पॉलिसी थी उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा, वो अपने मतलब राजपूत के साथ या डेक्कन या कांधार में अपनी इस पॉलिसी को चलाते रहे, लेकिन उन्हें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। उन्होंने जो है कांधार हार दिया कब, 1622 में। किसको हार दिया, शाह अब्बास को, यानी शाह अब्बास से वो हार गए और कांधार अब उनके पास नहीं रहा, जो कि कौन था, एक पर्शिया का रूलर था, ठीक है बेटा। आप देखते हैं नूरजहां। नूरजहां कौन है, नूरजहां जो है वो इनकी वाइफ है। इन 1611 जहांगीर मैरिड नूरजहां द विडो ऑफ शेर अफगान। कह रहे हैं 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से शादी की जो शेर अफगान की विडो थी, विधवा थी। Once installed as empress, Noorjahan has unbounded influence over the private and public life of Jahangir. She became all but in name the real sovereign of the empire. Jahangir gave her the title Noorjahan. कह रहे हैं कि जैसे ही जो है वो एम्प्रेस बनी, यानी जैसे ही उन्होंने वो जहांगीर की वाइफ बनी तो जाहिर है वो एम्प्रेस ही बन गई, पूरे मुल्क की मलका बन गई एक तरीके से, ठीक है। तो नूरजहां ने जो है पब्लिक और प्राइवेट लाइफ पर जहांगीर की पूरी तरीके से धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब जो है वो ऑल बट इन नेम बन के रह गई, यानी
सब कुछ वही बन के रह गई, ठीक है, द रियल सोवरेन बन गई वो एम्पायर की। यानी जहांगीर जो है एक तरीके से साइड में होगा। साइड में से मतलब ये है कि जो भी फैसला ले रही है ना वो सब कौन कर रहा है, नूरजहां कर रही थी, और सामने जो फेस दिख रहा था वो किसका दिख रहा था, जहांगीर का दिख रहा था। जहांगीर ने उनको टाइटल दिया था नूरजहां का, उनका एक्चुअल नेम कुछ और है बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। What does this tell you about जहांगीर? आप कह रहे हैं कि हमें क्या पता था जहांगीर के बारे में। जहांगीर married नूरजहां in 1611 CE. She was extremely talented and beautiful. She dominated the royal household and set new trends. कह रहे हैं जहांगीर ने शादी की 1611 में नूरजहां से, और वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी, बहुत खूबसूरत भी थी, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूरे रॉयल हाउस होल्ड को डोमिनेट करा, यानी सब कुछ अपने हिसाब से चलवाया, ठीक है। जो पुराना था सबको खत्म करके सारे नए सेट्स, नए रूल्स बनवाए, नए ट्रेंड्स चलाए। पर्शियन आर्ट एंड कल्चर फ्लरिश अंडर हर इन्फ्लुएंस। कह रहे हैं उन्होंने पर्शियन आर्ट को और कल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया अपने इन्फ्लुएंस में, यानी जब वो थी महल में तो सारी चीज़ें जो है पर्शियन आर्ट के हिसाब से की जाती थी। शी स्ट्रक कॉइन्स एंड ऑल्सो मेड लैंड ग्रांट्स। तो उन्होंने जो है क्या करा, उन्होंने सिक्कों को जो है स्ट्रक करके और वहाँ पर जो है लैंड ग्रांट्स को ज़्यादा प्रमोट किया, यानी जैसे जो पैसा में लेन देन होता था ना उसको रोक करके उन्होंने लैंड ग्रांट्स को ज़्यादा फौकियत दी। She and her family members had important administrative posts. She was able to influence जहांगीर in his decisions. कह रहे हैं कि वो और उनकी फैमिली के पास जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, जिससे गवर्नमेंट में होता है ना कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं बेटा, इस तरीके से पोस्ट होती थी। ये तो फिर भी इतनी ज़्यादा कोई खास पोस्ट नहीं होती, उस जमाने में जो पोस्ट होती थी वो हायर पोस्ट होती थी। तो उनकी फैमिली मेम्बर्स के पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, और वो जो है वो इस काबिल थी कि वो जहांगीर को उनके फैसलों में इन्फ्लुएंस कर सकती थी, यानी अगर जहांगीर का कोई फैसला है तो उसको अपने मतलब तरीके से बदलवा सकती थी। Some historians believe that she took on the administration as Jahangir was fond of drinking and became indolent. कह रहे हैं कुछ हिस्टोरियंस जो है वो ये मानते हैं, वो ये यकीन करते हैं कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम अपने हाथ में ले लिया था। क्यों? क्योंकि ड्रिंकिंग मतलब वो एक शराबी थे, है ना, यानी वो ड्रिंक का शौक रखते थे, शराब पीने का शौक रखते थे, इसलिए वो एक अच्छे तरीके से एक राजा नहीं बन पाते थे, एक बादशाह नहीं बन सकते थे। तो उनकी वाइफ जो है वो सारे काम संभालती थी, ठीक है। और इंडोरेंट मतलब होता है बहुत लेजी, यानी शराब की आदत की वजह से वो बहुत सुस्त हो गए थे, तो सारे काम उनकी वाइफ को संभालने पड़ते थे। अदर से दैट ओनली व्हेन ही बिकेम इल शी बिकेम एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ ये कहते हैं कि जब वो बीमार होते थे सिर्फ जभी जो है नूरजहां एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी, बाकी सब काम जो है वो जहांगीर खुद ही किया करते थे। हर एफर्ट्स टू प्रमोट हर सन इन लॉ शहरयार टू द throne made Prince Khurram revolt against Jahangir. When Jahangir died, Nurjahan lived a retired life till her death 18 years later. आप कह रहे हैं कि उनकी ये कोशिश थी कि वो अपने दामाद को शहरयार, यानी उनके दामाद यानी उनकी बेटी के जो हस्बैंड थे उनको, उनका नाम शहरयार है बेटा, उनको क्या करें, उनको गद्दी पर बिठाएं, यानी थ्रोन पर वो आए, है ना, अब वो बादशाह बने। लेकिन इस बात का जो विरोध किया वो किसने किया, प्रिंस खुर्रम ने किया। प्रिंस खुर्रम कौन थे बेटा, वो जहांगीर के बेटे थे, ठीक है, और ये जहांगीर की दूसरी वाइफ थी, यानी पहली वाइफ के बेटे थे। तो उन्होंने इस बात का विरोध किया। जाहिर सी बात है बेटा कि जो अगर हम देखें मोनार्की के अंदर तो जो बाप है उसकी सल्तनत किसको मिलती है, बेटे को मिलती है, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, ठीक है। तो फिर इसके अंदर सारे लोगों का कोई बीच होता ही नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने जहांगीर के खिलाफ जो रिवोल्ट कर दिया। जब जहांगीर की डेथ हो गई तो नूरजहां जो है वो एक रिटायर्ड लाइफ जीती नहीं। उनकी डेथ यानी 18 साल तक वो एक रिटायर्ड लाइफ जीती। रिटायर्ड लाइफ का मतलब यानी महल में ही रहेंगी, लेकिन कोई फैसले में उनका कोई रोल नहीं होगा। उसके बाद देखिए, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच केम टू इंडिया इन 1600 CE वांटेड ट्रेड कंसेशंस फ्रॉम द मुगल्स, सो दे सेंट 2 एम्बेसडर्स, कैप्टन विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रो टू जहांगीर्स कोर्ट। ही गिव द इंग्लिश परमिशन टू सेट अप अ ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत। कह रहे हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया आई थी 1600 CE में, और वो चाहती थी कि उनको कुछ ट्रेड कंसेशंस दिए जाएं, ठीक है। ट्रेड कंसेशंस का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए जब भी कोई नई कंपनी हमारे इंडिया में आएगी तो उसको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ेंगे, है ना। अगर वो यहाँ पर आकर कोई भी कंपनी बनाती है तो उसको मतलब कंपनी बनाए या फिर कोई भी नई चीज़ इंडस्ट्री लगाए तो उसको बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो भी चीज़ बनाई जा रही है ना उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। तो ये इन्होंने ये बताया कि इन्होंने फिर क्या करा, इन्होंने मुगल से जो है कंसेशंस मांगे। तो कंसेशंस के लिए इन्होंने 2 एम्बेसडर्स भेजे अपने, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कौन कौन से, कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो, कहाँ पर, जहांगीर के कोर्ट में, ठीक है। तो फिर उनको परमिशन दे दी गई कि वो अपना ट्रेडिंग पोस्ट बना सकते हैं सूरत में। सूरत कहाँ है बेटा, गुजरात में है, ठीक है। समझ में आई थी बात। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन है। नेक्स्ट है आपके शाहजहां। शाहजहां का तो हम सभी जानते हैं, है ना, क्योंकि देखिए अकबर और शाहजहां ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है।
हमने जामा मस्जिद का, लाल किले का, ताजमहल का, जिसका भी ज़्यादातर मॉन्यूमेंट्स का जो हम जिक्र सुनते हैं तो वो शाहजहां के जरिए ही बनवाए हैं। तो शाहजहां का ही जो नाम है वो प्रिंस खुर्रम है, यानी इन्होंने अपने बाप के खिलाफ यानी अपने फादर के खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ जो है क्या किया था, रिवोल्ट किया था। ठीक, अब देखिए जरा इनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1627 to 58 CE। Prince Khurram ascended the throne in 1627 CE after defeating Shahryar and took the title of Shah Jahan. His reign was full of different activities. He was able to put down the revolt of the Bundela Rajputs. He got Bijapur and Golconda in the Deccan to sign treaties with him and promised loyalty to the Mughals. अब देखिए बेटा प्रिंस खुर्रम जो है वो असेंडेड है यानी वंशज है, किसके वंशज है, जहांगीर के, है ना। उनको कब थ्रोन मिला, 1627 CE में उनको थ्रोन मिला। कब, जब उन्होंने शहरयार को हरा दिया। शहरयार कौन थे, अभी मैंने आपको बताया था, है ना। शहरयार को हराने के बाद जो है उनको ये मिला और उसके बाद उनको एक टाइटल मिला शाहजहां, ठीक है। तो उनका जो लाइन था वो बहुत सारी थी, यानी उनका जो टाइम पीरियड था, उनका जो जब वो शासन कर रहे थे वो पूरी एक्टिविटीज यानी बहुत सारी एक्टिविटीज से फुल था। यानी कभी वो कुछ बनवा रहे होते थे, कभी वो कुछ करवा रहे होते थे, यानी बहुत सारी एक्टिविटीज वो लोगों से करवाते रहते थे। और साथ साथ वो इतने काबिल थे कि उन्होंने बुंदेला राजपूत ने जो रिवोल्ट किया था उन्होंने उसको बहुत आराम से दबा दिया था, ठीक है, यानी उनको खत्म कर दिया था। He got बीजापुर और गोलकुंडा इन द डेक्कन टू साइन ट्रीटीज। तो कह रहे हैं कि उन्होंने फिर क्या करा, बीजापुर और गोलकुंडा के अंदर जो है ट्रीटीज यानी बहुत सारी संधियां साइन की। और उसके बाद देखिए बेटा अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब अकबर की हम बात कर रहे थे तो उनके अंडर भी बीजापुर और गोलकुंडा नहीं आ पाया था, अहमदनगर आया था, है ना। लेकिन इनके अंडर जो है बीजापुर और गोलकुंडा भी आ गया। उन्होंने जो है बहुत सारी ट्रीटीज साइन करवाई उनसे और ये कहा कि आप जो है मुगल्स के लॉयल रहेंगे, यानी आप कभी भी जो है बगावत नहीं करेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे और किसी भी और पार्टी का या किसी भी और राजा का साथ नहीं देंगे हमारे खिलाफ, ये उनका प्रॉमिस था। They were not annexed but had to pay annual tributes. He also sent his armies to far away Balkh and Badakhshan in Central Asia. This as well as the campaign to recover Kandahar was unsuccessful. कह रहे हैं कि जिनसे इन्होंने क्या करा था, अलायंसेस किए थे, बहुत सारे ट्रीटीज साइन की थी, ये कहा था कि हमारे वफादार रहिएगा, उन्होंने इनको अनेक्स नहीं किया था, यानी शाहजहां ने उनको अपने अंदर मिलाया नहीं था, ठीक है, उनको उनके हाल पर ही छोड़ दिया था। बस ये कहा था कि आपको एनुअल ट्रिब्यूट्स देने पड़ेंगे, यानी हमें नजराना देना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स के तौर पर। देखिए बेटा टैक्स तो हर साल ही लिया जाता है, हर साल भी लेते हैं और हर कोई गवर्नमेंट भी लेती है और राजा महाराजा भी लेते हैं, ठीक है। टैक्स लेना कोई बुरी बात नहीं, क्यों, लेकिन अगर उस टैक्स का सही से यूज किया जा रहा है। टैक्स जो लिए जाते हैं वो हमारी सिक्योरिटी के लिए लिए जाते हैं। अभी भी देखिए हम टैक्स दे रहे हैं, हम बिजली के बिल भी दे रहे हैं, है ना, पानी का बिल भी दे रहे हैं, हाउस टैक्स भी दे रहे हैं। इसके अलावा जब दूसरी स्टेट जाते हैं तब भी हम टैक्स देते हैं, तो ये सब भी तो एक तरीके का टैक्स ही है ना। तो ऐसे ही उस जमाने में टैक्स लिए जाते थे, ठीक है बेटा। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी आर्मी को बहुत दूर दूर जगहों पर भेजा, बल्क और बदख्शां सेंट्रल एशिया में जगह दोनों वहाँ पर भेजा उन्होंने, ताकि जो है ये क्या करें, एक तरीके से कैंपेन चलाना चाह रहे थे ताकि कांधार को वापस अपने अंडर मिला सके, क्योंकि कांधार जो है जहांगीर के टाइम में खो गया था। तो अभी कह रहे हैं कि वापस उसको अपने अंडर मिलाना चाहते थे, लेकिन ये कैंपेन उनकी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई और नाकामयाब हो गई। द पोर्टुगीज हैड established themselves in Bengal and enjoyed an independent position. They also plundered and devastated the neighboring towns. Shah Jahan led a campaign against them and caused heavy losses to them. कहने जो पोर्टुगीज थे, देखिए बेटा पुर्तगाल एक देश है, यूरोपियन कंट्री है, तो वहाँ से जो लोग आए थे यहाँ ट्रेड करने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था बंगाल में, ठीक है, और यहाँ पर बहुत आराम से इंडिपेंडेंट पोजीशन एंजॉय कर रहे थे। और साथ साथ क्या कर रहे थे, यहाँ से लूट खसोट मचा रहे थे और सारे के सारे आसपास के गाँवों को तबाह और बर्बाद कर रहे थे, ठीक है। तो फिर शाहजहां ने इसके खिलाफ एक कैंपेन चलाई और साथ साथ उनको बहुत नुकसान पहुँचाया, यानी खुद नुकसान नहीं हुआ उनको उन्होंने जो पोर्टुगीज थे उनको बहुत नुकसान पहुँचाया। We come to know about his reign from several works, the most notable being Padshah-Nama of Abdul Hamid Lahori. कह रहे हैं कि हम जो है उनके राइन के बारे में, उनके शासन काल के बारे में बहुत सारी जगहों से हमें उनका पता चलता है। सबसे ज़्यादा नोटेबल जो है, यानी सबसे ज़्यादा जो नोट आने वाली चीज़ है वो ये है, पैडशाह-नामा जो है अब्दुल हमीद लाहौरी की किताब है, उसके अंदर उनके टाइम के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। The paintings that illuminated this work are a visual treat as they capture court life, weddings and other activities vividly. तेरे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो इल्यूमिनेट करती हैं, बताती हैं उनके काम के बारे में, किस तरीके से जो है वो उनकी जो कोर्ट लाइफ थी वो किस तरह दिखा दी है। एक तरीके जैसे पिक्चर होती है ना, फोटो जो हम खींच कर रखते हैं ताकि हमें पता चल जाए, जैसे सपोज आपके बचपन की फोटोज होंगी अभी भी आपके पास, तो पता चल जाता है ना आपको कि आप बचपन में कैसे दिखते थे। तो ऐसे ही जो है उस जमाने की जो फोटोज है, तो उस जमाने में कैमरा तो था नहीं, तो वो लोग पेंटिंग्स ड्रॉ करवाते थे, ठीक है। तो पेंटिंग्स के थ्रू पता चलता है कि वो कोर्ट लाइफ कैसी थी, कि भाई वहाँ पर कोर्ट चल रहा है, कोर्ट बैठा है, मेंबर्स बैठे हुए हैं,
वो है दीवाने आम है, दीवाने खास है, जैसे लाल किला में भी देखते हैं आप जाकर के, रेड फोर्ट में जब जाएंगे पता चलेगा आपको कि जहाँ पर खास लोग बैठते हैं वो दीवाने खास है, वहाँ पर किस तरीके से बैठते हैं, राजा कहाँ ऊपर ऊपर की तरफ बैठता है, इस तरीके से जब दिखाया गया किस तरह शादियाँ होती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा प्रोसेशन होता था, खूब लेन देन हुआ करता था शादियों में, है ना। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो भी थी, जैसे कोई भी त्यौहार अगर है, चाहे वो हिंदूज़ का हो चाहे मुस्लिम्स का हो, सबके त्यौहारों को जो है प्रॉपर वेटेज मिलता था, उनको सब मिलकर सेलिब्रेट किया करते थे। इनायत खान शाहजहांनामा इज अनदर वैल्यूएबल वर्क फॉर दिस पीरियड। कह रहे हैं इनायत खान ने जो शाहजहांनामा लिखा है उसके अंदर भी बहुत सारी बातों का हमें पता चलता है और वो भी बहुत वैल्यूएबल है, यानी काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट वर्क है उनका, ठीक है। Foreign travelers, missionaries and merchants who visited India in 16th, 17th and early part of 18th centuries have left in valuable accounts of the period of Shah Jahan and Aurangzeb. The most well known of Bernier's travel in the Mughal Empire. 1656 to 88 CE travels in India by Tavernier. 1640 to 67 CE and Maluki's Storia do Mongol. 1653 to 1708 CE. तो बेटा ये सभी जो है लिटरेरी वर्क्स हैं, यानी उस ज़माने में जो लोगों ने लिखे, जो लोगों ने ड्रॉ की, ये सब क्या काम है, इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि उस ज़माने में कैसे लोग रहा करते थे, कैसे महल को मतलब मेंटेन रखते थे, कैसे सत्ता का पालन किया जाता था, सब काम कैसे होते थे, ये सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो शाहजहांनामा पढ़ा हमने, एक पैटशाहनामा पढ़ा हमने अभी, ठीक है। फॉरेन ट्रैवलर्स, अच्छा इसके अलावा क्या होता था, जो भी बाहर से जो ट्रैवलर्स आते थे, ठीक है, तो वो वहाँ से अपनी बहुत सारी चीज़ें लेकर आते थे, यहाँ आकर बताते थे और यहाँ की भी बहुत सारी चीज़ें लिखते थे यहाँ पर, जो उन्हें अच्छा लगता और बुरा लगता था, ठीक है ना। तो ऐसे इन्होंने बताया हमें 16वीं 17वीं और 18वीं सदी की शुरू में जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने बहुत सारे इनवेल्युएबल अकाउंट्स लिखे हैं शाहजहां के पीरियड के बारे में और औरंगजेब के पीरियड के बारे में, ठीक है ना। तो कौन थे वो, बर्नियर जो है, मतलब ये एक आदमी है, इन्होंने लिखी है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये एक लिखी है इन्होंने, अपनी इनकी किताब हो गई है ट्रैवल्स इन इंडिया, ये टैवर्नियर ने लिखी है, ठीक है। और मालुकी ने कौन सी लिखी है, स्टोरिया तो मोगोर ये लिखी है। तो ये सारी जो कहानियां समझ लीजिए आप, तरीके से बुक समझ लीजिए या मैगजीन समझ लीजिए कि सब लिखी गई हैं बाहर के ट्रैवलर्स के द्वारा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, Shahjahan was a firm and capable ruler who Bernier says ruled as a father over his family. He paid attention to the minutest details of his administration and military campaigns. कह रहे हैं शाहजहां जो है बहुत ही फर्म, बहुत ही कैपेबल रूलर थे, यानी बहुत ही काबिल रूलर थे, बहुत ही काबिल बादशाह थे, जिसको बर्नियर ने कहा है कि ये इस तरह रूल करते थे जिस तरह के एक फादर अपनी फैमिली पर रूल करता है। बेटा देखिए, फादर जो होते हैं, हम सभी के जो फादर हैं वो फैमिली पर रूल तो करते हैं, उनकी चलती तो है घर में, लेकिन साथ साथ वो थोड़े सख्त होते हैं, थोड़ा सख्त होते हैं ताकि कहीं हम बिगड़ ना जाए, लेकिन हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे सारे एक्सपेंसेस को खुद उठाते हैं, है ना। चाहे उनको सारा दिन जो है धूप में और गर्मी में काम करना पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें आराम देने की पूरी कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। चाहे वो सारा दिन गर्मी में रहें, लेकिन वो हमें एसी में, कम से कम पंखे में तो रखते ही हैं। तो ऐसे ही जिस तरह इतनी शफकत उनके दिल में होती है हमारे लिए, इतनी मोहब्बत होती है, तो ऐसे ही इनके दिल में थी। हालांकि वो तो राजा थे, लेकिन वो अपनी जनता को बिल्कुल अपनी औलाद समझते थे, ठीक है बेटा। ही पेड, तो कह रहे हैं कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, अपने शासन में कोई भी एक मिनट की खबर पर नजर रखते थे, ये नहीं कि छोड़ दिया, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, इससे ऐसा कुछ नहीं था। मिलिट्री कैंपेन चलाते थे ताकि कोई भी विद्रोह ना कर दे या कोई भी बाहर से आकर आक्रमण ना कर दे। He loved pomp and show and gave patronage to poets, philosophers, scholars and artists. कह रहे हैं कि उनको शान बान और ठाट बाट बहुत पसंद था, ठीक है। और साथ साथ उन्होंने अपने दरबार के अंदर पोइट्स को, फिलोसफर्स को, स्कॉलर्स को और आर्टिस्ट को पनाह दे रखी थी, यानी वो इस चीज़ को भी फरोग देना चाहते थे। Famines occurred frequently during his reign. कह रहे हैं बहुत सारी बीमारियां जो है, बहुत सारे कहत, बहुत सारे बोलते हैं ना, बहुत सारे कहत पड़े उनके ज़माने में, ठीक है। यानी उससे क्या होता है, उससे बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, क्योंकि जब जैसे अब कोरोना है ना, कोरोना इज ऑल्सो काइंड ऑफ फेमाइन यार, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई है ना, लोगों के पास खाने को नहीं था पिछले साल, तो कितनी बुरी हालत थी। अभी भी बहुत से लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत नीचे आ गए ना अपने लेवल से, इकोनॉमिक लेवल उनका बहुत गिर गया है नीचे की तरफ। तो ये बता रहे हैं कि तब भी उसके बावजूद भी, इतना बुरा हालत होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ दीज, अकॉर्डिंग टू मेनी यूरोपियन ट्रैवलर्स, इंडिया वाज प्रॉस्पेरस एंड द होल ड्यूरिंग दिस टाइम। कह रहे हैं इस सब के बावजूद भी बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवलर्स बताते हैं कि इंडिया जो है वो बहुत प्रॉस्पेरस था। प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है बेटा, ये बहुत ही समृद्ध मतलब यानी खुशहाल, खुशबाश, अमीर। और जैसे एक इंसान है कि भाई अमीर तो है लेकिन तंदुरुस्त नहीं, तंदुरुस्त भी, अमीर भी, सब तरफ से खुशहाली खुशबाशी थी, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रॉस्पेरस, समृद्ध बोलते हैं हिंदी में। तो कह रहे हैं पूरे इस टाइम में, यानी शाहजहां के पूरे टाइम में इंडिया इसी तरह रहा, ठीक है, जीतते भी रही, बहुत ज़्यादा पैसे की भी फराबादी रही, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। In the Mughal dynasty, there was no clear law of succession.
कह रहे हैं कि मुगल डायनेस्टी के अंदर कोई भी क्लियर लॉ नहीं था सक्सेशन का, यानी ऐसा कोई रूल नहीं था कि बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद फिर बेटा बनेगा, ऐसा कुछ रूल नहीं था। ठीक है। इवन बिफोर शाहजहां डाइड अ फाइट ब्रोक आउट बिटवीन हिज फोर सन्स। कह रहे हैं कि शाहजहां के मरने से पहले ही इनके 4 बेटे थे, इन चारों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, क्योंकि जब जाहिर जब इंसान बड़ा होने लगता है तो अब उसके बेटे जो है, वैसे भी वो तो बादशाह थे, तो उनके जो बेटे थे उन्होंने लड़ाई होने लगी कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। ठीक है। बेटा राजा तो कोई भी बन जाए, लेकिन उसके लिए एफिशिएंसी होना जरूरी है ना। जिस तरह इन्होंने एफिशिएंटली सब कुछ संभाला, ऐसे ही उनके 4 बेटे थे, लेकिन उन चारों वो चारों इतने काबिल नहीं थे। कौन कौन थे वो? दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। औरंगजेब came to the throne in 1658 CE after defeating his brothers and making his father a virtual prisoner at Agra Fort। क्या औरंगजेब जो है वो थ्रोन पर बैठे, यानी उन्होंने अपने तीनों भाइयों को हरा दिया और 1658 CE में वो बादशाह बन गए। ठीक है। और साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पिता को जो है उनको नजरबंद कर दिया। क्या कर दिया? नजरबंद। वर्चुअल प्रिजनर मतलब यानी वो एक बड़े से महल में उनको कैद कर दिया गया, वहां से उनको आने जाने की कोई इजाजत नहीं थी। कहाँ पर? आगरा फोर्ट में। ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि वो कितने बदतमीज थे वो, है ना, कि उन्होंने अपने पापा को ही जो कैद कर दिया। बेटा ये सब चीजें जो होती है ना, ये पॉलिटिक्स में चलती है। हमें नहीं पता कि उन्होंने क्यों किया होगा ऐसा। हो सकता है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है कि वो बीमार ज्यादा हो और उनको अपने बेटों से उनकी जान को अपने बेटों से खतरा हो, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। ठीक है। शाहजहां's daughter जहांआरा cared for him in his last days. He died in 1666 CE। कह रहे हैं शाहजहां की जो डॉटर थी जहांआरा, उन्होंने इनकी जो है बहुत केयर की आखिरी दिनों में। किसकी? शाहजहां की, है ना। और शाहजहां की जो डेथ है वो कब हुई? 1666 CE में हुई। बेटा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो शाहजहां के बेटे हैं ना, तो इनका जो टाइम पीरियड रहा है तो वो 1658 to 707। Aurangzeb imprisoned Shah Jahan in the Agra fort and descended the throne in 1658. He took the title Alamgir, Conqueror of the World. By 1660, he got his brothers Dara and Murad killed, and Shuja, who was driven out of India by Aurangzeb's general, died soon after. कह रहे हैं कि औरंगजेब जो है उन्होंने क्या करा, उन्होंने शाहजहां को जेल में डाल दिया। ठीक है। आगरा फोर्ट में। जेल से मतलब ये है कि उनको नजरबंद कर दिया, कैद कर दिया, है ना। आने जाने की, फैसला लेने की कोई उनको आज़ादी नहीं दी और उनको आगरा फोर्ट के अंदर ही रखा गया। ठीक है। और उसके बाद खुद वो राजगद्दी पर बैठ गए। कब? 1658 में। और उन्होंने जो है क्या टाइटल लिया? आपने लिया आलमगीर का टाइटल लिया। इसका मतलब ये कॉन्क्वायरर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का कॉन्क्वायरर, यानी दुनिया का राजा एक तरीके से। तो 1660 में उन्होंने अपने भाइयों को यानी दारा और मुराद को जो है मरवा दिया, और शुजा जो है उनको जो है उन्होंने अपने जनरल ने, औरंगजेब के जनरल ने उनको इंडिया से बाहर निकाल दिया। ठीक है। और वो भी जल्दी ही मर गए। Under Aurangzeb, the Mughal Empire reached its greatest territorial extent but also faced many problems। कह रहे हैं कि औरंगजेब के अंडर जो है मुगल एम्पायर बहुत फैला, बहुत फूला। ठीक है। लेकिन साथ साथ उसने जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस किया। Aurangzeb increased taxes payable by the non-Muslims and permitted the destruction of temples. He also had the Sikh leader Guru Tegh Bahadur executed। तो ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने क्या करा, टैक्सेस को बढ़ा दिया जो नॉन मुस्लिम्स पर लगाए गए थे, और साथ साथ उन्होंने टेम्पल्स के डिस्ट्रक्शन पर की भी इजाज़त दे दी। ठीक है। यानी टेम्पल्स को तोड़ने की भी इजाज़त दे दी उन्होंने। और साथ साथ उन्होंने जो है सिख लीडर गुरु तेग बहादुर को भी एग्जीक्यूट किया। मेजर्स लाइक दीज एंगर्ड his subjects, hence Aurangzeb faced many revolts such as those of the Bundelas, Sikhs, Jats and Satnamis. He also angered the Rajputs and lost their loyalty by interfering in their internal politics। तो अभी कह रहे हैं कि इस तरीके के कामों ने जो है उनकी जो जितने भी जनता थी, जितनी प्रजा थी, उसको गुस्से में ले आई वो। ठीक है। यानी सबको गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा। तो औरंगजेब को इसी वजह से बहुत सारे रिवॉल्ट्स का सामना करना पड़ा। ठीक है। जैसे कि बुंदेलास ने विरोध किया इनका, सिख्स ने विरोध किया, जाट्स ने, सतनामीज ने, इन सब ने इसका विरोध किया। ठीक है। कह रहे हैं साथ साथ औरंगजेब की जो भी बैजर्स थे, जो भी उन्होंने काम किए, उससे जो है राजपूत भी बहुत ज़्यादा उनसे नाराज हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, और वो जो है औरंगजेब जो है उनकी वफादारी भी खो बैठे। ठीक है। क्योंकि वो जो है उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर कर रहे थे, इसलिए अब राजपूत से भी उनसे अपना हाथ खींच लिया। औरंगजेब एक्सपेंशन इन द नॉर्थ ईस्ट रिजल्टेड इन अ वॉर विद द अहुम्स ऑफ कामरूपा। दिस कॉज द डेथ ऑफ मैनी मुगल सोल्जर्स। तो कह रहे हैं औरंगजेब ने जो है अपना जो विस्तार करना चाह रहे थे वो अपने साम्राज्य का, तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक लड़ाई हुई। जाहिर है जब वो कोई भी किसी पर कब्जा करना चाहेगा तो सामने वाला एकदम तो राजी नहीं हो जाएगा ना। तो लड़ाई हुई अहोम्स के साथ। कामरूपा अहोम्स ही असम की बात कर रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं फिर इससे बहुत सारे मुगल सोल्जर्स की डेथ हो गई। इन द ईस्ट द मुगल्स ऑक्यूपाइड चिट्टागोंग बाय डिफीटिंग द नेवी ऑफ द अराकन किंगडम ऑफ म्यांमार। तो कह रहे हैं कि ईस्ट के अंदर जो है मुगल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया चिट्टागोंग। बेटा नॉर्थ ईस्ट में है ये जगह,
तो कह रहे हैं उन्होंने वहाँ पर कौन लोग थे पहले से, वहाँ पर अराकन किंगडम की नेवी जो थी उसको हरा करके उन्होंने म्यांमार तक पूरा अपना फैलाव कर लिया। दिस मेड द बे ऑफ बंगाल मोर सिक्योर फ्रॉम पोर्टुगीज पायरेट्स हु एंजॉयड अराकनीज प्रोटेक्शन। तो कह रहे हैं कि जब म्यांमार तक पहुंच गया मुगल एम्पायर तो उससे क्या हुआ, उससे बे ऑफ बंगाल जो है वो सेफ हो गया। सेफ कैसा हो गया, क्योंकि वहां पर पहले अराकन किंगडम था, तो अराकन किंगडम जो है वो क्या करता था, पोर्टुगीज पायरेट्स को जो है आने दिया करता था। यानी वो ये जो पायरेट्स थे, ये लुटेरे थे, ये आते थे यहाँ पर लूटपाट मचाकर चले जाया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर ना तो अराकन रहे, और जब अराकन किंगडम हट गया यहाँ से तो पोर्टुगीज पायरेट्स भी आ नहीं सकते थे। तो एक तरीके से एक सिक्योरिटी हो गई। इन द डेक्कन द मराठास अंडर शाहजी भोंसले's सन शिवाजी हैड फॉर्म देयर ओन स्टेट। क्या है, डेक्कन की बात हम करें, यानी दक्कन की बात अगर हम करें, मराठा जो थे उनका जो शाहजी भोंसले का बेटा था शिवाजी, उसने अपना स्टेट खुद बना लिया अलग से। शिवाजी विजिटेड औरंगजेब कोर्ट बट वाज ह्यूमिलेटेड देयर एंड रेज्ड बाय दिस रिटर्न टू द डेक्कन, प्लंडर्ड सूरत एंड इन 1674 प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ छत्रपति एम्परर ऑफ द न्यू मराठा स्टेट। तो अब कह रहे हैं कि जब उन्होंने क्या करा, अपना स्टेट खुद बना लिया, तो उसके बाद वो औरंगजेब के कोर्ट में गए शिवाजी, लेकिन वहाँ पर उनको ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा, तो इससे उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। ठीक है, और जब वापस डेक्कन आए तो पहले तो उन्होंने वापसी के रास्ते पर सूरत को लूटा। ठीक है ना, सूरत बेटा मैंने बताया था गुजरात में आपको, है ना, तो वहाँ से वो सूरत को लूटते हुए और 1674 में उन्होंने अपने आप को छत्रपति घोषित कर दिया, यानी वो अब एम्परर है ना। देखिए बेटा, एम्परर वो होता है जैसे जो मुगल एम्परर्स थे, क्योंकि इनके अंडर बहुत बड़े बड़े एरियाज थे, है ना। अब आप खुद सोचिए, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर इंडिया से नॉर्थ ईस्ट की तरफ गए, तो उधर से भी म्यांमार गए, तो कितना बड़ा एरिया हो गया। तो ये एम्परर थे, तो इन्होंने गुस्से में अपने आप को क्या कहा कि मैं भी एम्परर हूँ, छत्रपति, इन्होंने अपने आप को कहलवाया नई मराठा स्टेट का। Many wars were fought between the Mughals and the Marathas in the Deccan until Shivaji died in 1680। तो कह रहे हैं कि बहुत सारी जो है लड़ाइयाँ हुई हैं मुगल्स और मराठास के बीच में, कब तक, 1680 तक, जब तक कि शिवाजी की डेथ नहीं हुई। During Aurangzeb's war against the Rajputs, his son Akbar joined forces with the Rajputs. Unable to face Aurangzeb's anger, Akbar fled to the Deccan and entered into an alliance with Shivaji's son Shambhaji। तो अभी कह रहे हैं कि औरंगजेब की जब लड़ाई चल रही थी, जब वॉर हो रही थी राजपूत के खिलाफ, यानी औरंगजेब और राजपूत ये दोनों आपस में जब लड़ रहे थे, तो औरंगजेब के जो बेटे थे अकबर, तो उन्होंने राजपूत फोर्सेस का साथ दिया। देखिए बेटा, अब ये बाप बेटे हैं, तो बजाय साथ होने के एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हुए। ठीक है, तो राजपूत का साथ दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो डर गए, अकबर जो है डर गए कि अब मुझे जो है अपने पापा का गुस्सा फेस करना पड़ेगा, तो फिर वो वहां से भाग गए। ठीक है, डेक्कन की तरफ चले गए और वहीं पर जाकर के उन्होंने शिवाजी के बेटे शामाजी की जो एक अलायंस थी, यानी गठबंधन था, उसके अंदर जाकर उन्होंने अपना भी सहयोग दे दिया। औरंगजेब मार्च द डेक्कन इन 1681 till 1685 he tried to capture Akbar who ultimately fled to Persia। अब कह रहे हैं औरंगजेब जो है वो मार्च करके जब डेक्कन पहुंचे 1681 में, और 1685 तक जो है वहां पर पहुंच गए, लेकिन अब वो चाहते थे कि वो अकबर को पकड़ ले। ठीक है, क्योंकि वो उनसे बहुत नाराज थे, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया था, तो फिर लेकिन वहां पता चला कि वो जब तक पर्शिया जा चुके हैं। ठीक है, औरंगजेब रिमेन्ड इन द डेक्कन टिल 1707। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही कॉन्क्वायर्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा। अभी कह रहे हैं कि औरंगजेब जो है वो 1707 तक वहीं पर ही रहे। कब गए थे भाई, 1685 तक पहुंचे थे और 1707 तक वहीं पर ही रहे, और इसी पीरियड में उन्होंने वहां पर बीजापुर और गोलकोंडा को भी अपने अधीन कर लिया। ही कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड शंभाजी इन 1689। तो अभी कह रहे हैं कि उन्होंने शामाजी को जो है कैप्चर कर लिया 1689 के अंदर। ही ऑल्सो टुक शामाजीज इन्फेंट सन शाहू प्रिजनर। और साथ साथ कह रहे हैं कि उन्होंने शामाजी का जो छोटा सा बेटा था शाहू, उसको भी प्रिजनर बना लिया, यानी उसको भी बंदी बना लिया। औरंगजेब हाउएवर कुड नॉट कंप्लीटली क्रश द मराठास। कह रहे हैं कि औरंगजेब ने हालांकि सारे मराठास को कंप्लीटली क्रश नहीं किया था, लेकिन जो उनके सामने खड़े हुए थे उनको तो जाहिर है, अब देखिए अब इंसान अपना बचाव तो करेगा ही, है ना। ड्यूरिंग औरंगजेब्स राइन ट्रेड विद द यूरोपियंस फ्लरिश्ड। द इंग्लिश एंड had their main trade centers at बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। यानी अब जो ये नए नाम है वो मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता है। ठीक है, पुराने नाम क्या थे, इसका कोलकाता कलकत्ता था, चेन्नई का मद्रास था और मुंबई का बॉम्बे था। while the French had their main trade centers at पौंडीचेरी। पौंडीचेरी अब क्या है, पुडुचेरी। औरंगजेब्स डेथ इन 1707 was followed by a war of succession। तो अभी कह रहे हैं कि औरंगजेब के राइन में, यानी उनके शासनकाल में यूरोपियंस के साथ हमारा ट्रेड बहुत बढ़ा। ठीक है, तो यानी अगर हम अब की बात करें ना, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अभी के अभी हमें फायदे हो रहे हैं उससे, ट्रेड से, पहले ज़माने से ये ट्रेड चलता हुआ आ रहा है। तो हमें ये बताया इन्होंने कि बहुत ज़्यादा फला फूला वो इंग्लिश थे, यानी जो ब्रिटिशर्स थे, तो उनके मेन ट्रेड सेंटर्स कहाँ थे, मुंबई में थे, चेन्नई और कोलकाता में थे। और जो फ्रेंच थे, क्योंकि फ्रेंच भी कर रहे थे हमारे साथ ट्रेड व्यापार कर रहे थे, उनके जो मेन सेंटर्स थे वो पुडुचेरी में थे। कह रहे हैं औरंगजेब की डेथ जो है 1707 में हुई
वो भी एक वॉर ऑफ सक्सेशन में हुई। वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब क्या हुआ, यानी फिर जो इनकी औलादें होंगी उनके बीच में ये लड़ाई हो रही होगी कि अब हम राजा बनेंगे, अब हम राजा बनेंगे, अब हम बादशाह बनेंगे। तो इसी लड़ाई के बीच में उनकी डेथ हो गई। द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, बेटा देखिए अब जो हमने जितने भी पढ़े हैं ना मुगल एम्परर्स, तो हमने ऐसे 6-7 पढ़ लिए, ठीक है। औरंगजेब के बाद भी बहुत सारे मुगल एम्परर्स आए हैं, लेकिन वो इतने एफिशिएंट नहीं थे जितने औरंगजेब तक थे। यानी शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या बाबर या हुमायूं, तो ये सब जो थे ये एफिशिएंट थे, एफिशिएंट रूलर्स थे। इन्होंने जो है बहुत अपना जो साम्राज्य था उसका विस्तार भी किया, अपनी जनता के लिए बहुत सारे काम किए, उनके वेलफेयर के लिए काम किए, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आए थे, उसके बाद ज़्यादातर जो आए थे वो थोड़े बिगड़े, जैसे बिगड़े हुए होते हैं ना, कुछ इस टाइप के थे। तो जब धीरे धीरे करते करते ही फिर आकर के जब अंग्रेज हमारे यहाँ कंट्री में आ गए, हमारी कंट्री में आ गए, तो तब क्या हुआ, तब जाकर के बिल्कुल पूरा तौर पर मुगल एम्पायर खत्म हो गया, ठीक है। तो आप जो हम देखेंगे तो इनके अंदर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, यानी किस तरीके से ये लोग काम करते थे, किस तरीके से टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, ठीक है। ये सब हम देखेंगे। तो ये टोटल मुगल एम्पायर के बारे में बता रहे हैं, किसी एक टाइम के बारे में नहीं बता रहे, ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। The Mughal administration was based on Central Asian, Indian and Persian traditions. Its details are mentioned in the Ain-e-Akbari, a part of Akbar's biography, Akbarnama, written by courtier Abul Fazl. कह रहे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेस था किस पर, सेंट्रल एशियन, इंडियन और पर्शियन ट्रेडिशंस पर। यानी इन तीनों ही जगह की ट्रेडिशंस को, मान्यताओं को लिया गया था एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। कुछ चीज़ें सेंट्रल एशिया की थी, कुछ इंडिया की थी और कुछ पर्शिया की थी। कह रहे हैं कि इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको आईन अकबरी में मिल जाएंगी। आईन अकबरी क्या है, आईन अकबरी जो है वो एक पार्ट है अकबर की बायोग्राफी का। अकबर की बायोग्राफी जो है उसका नाम क्या है, अकबरनामा है, और इसको किसने लिखा है, उनके एक दरबारी अबुल फजल ने लिखा है। बेटा बायोग्राफी वो होती है जो सामने वाला इंसान, यानी कोई दूसरा इंसान लिखता है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो हम खुद लिखते हैं अपने बारे में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग कंट्रोल्ड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। ही वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अमंग हिज मिनिस्टर्स वर द वकील, प्राइम मिनिस्टर, द दीवान और वजीर, मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, द मीर बख्शी, मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, द मीर समन, मिनिस्टर ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, एंड द सदर मिनिस्टर फॉर एनफोर्सिंग द शरीयत, दैट इज इस्लामिक लॉ। तो अब कह रहे हैं कि देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, जैसे हम अभी की बात करते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक लोकल गवर्नमेंट है ना, फिर वो तीनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और फिर वो काम करती है। तो ऐसे इन्होंने बताया कि जो मेन कंट्रोल है वो क्या है, एंटायर कंट्रोल जो है वो किंग के पास है, यानी बादशाह के पास है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसकी बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो उसको असिस्ट करती है, वो उनको काम देता है, फिर वो सारे काम करवाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन है तो उसकी काउंसिल में, तो एक जो काउंसिल है तो उसमें क्या होता है, एक वकील होता है। वकील कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। आज का प्राइम मिनिस्टर नहीं, उस जमाने का प्राइम मिनिस्टर, वो अलग है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्राइम मिनिस्टर है उसको वकील बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दीवान और वजीर, या दीवान या वजीर जिसको हम कह सकते हैं, तो वो मिनिस्टर है किस चीज़ का, रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का, यानी वो कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना कितना खर्च होना है, ये सब उसका काम है ध्यान रखना, ठीक है। द मीर कौन है, मीर बख्शी कौन है, वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखेगा कि मिलिट्री के अंदर कितने लोग भर्ती हो रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने वेपन चाहिए, कितने घोड़े चाहिए, तो ये सब उसका ध्यान रखता है। मीर समन कौन है भाई, मीर समन जो है वो रॉयल हाउस होल्ड है, यानी रॉयल हाउस होल्ड के अंदर जो खाना है, पीना है, जो मेहमान नवाजी है, जो खराजात हैं, वो सब वो देखता है, ठीक है। और सदर जो है वो कौन है, वो सदर जो है वो शरीयत का कानून जो है वो लागू करते हैं, लोगों को बताते हैं, यानी इस्लामिक लॉ को लागू करते हैं, क्योंकि जितने भी हैं सभी मुस्लिम्स थे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं local administration. The towns are administered by kotwals. Kotwals maintained law and order, checked weights and measures, and kept a record of the people living in the area. The police stations were called kotwalis, a name still used in North India. कह रहे हैं जो टाउन्स थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था, यानी उनकी जो रख रखाव था, देखभाल थी, वो कोतवाल्स करते थे। कोतवाल जो है वो ये ध्यान रखते थे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, यानी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई बदतमीजी ना हो, ठीक है। और इसके अलावा जितना भी मतलब सब चीज़ों का ध्यान रखते थे वो, चेक वेटेंस मेजर्स का होता था, यानी सब चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। और कहते हैं सब एक रिकॉर्ड रखते थे लोगों का जो भी उस एरिया में रहते थे, ठीक है। और पुलिस स्टेशन को भी कोतवालीस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कोतवालीस। बेटा अभी भी अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ यानी नॉर्थ इंडिया में अभी भी कोतवाली वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है। शेरशाह's village administration continued throughout the Mughal period. Village headmen called muqaddams collected land revenue and maintained law and order. Officials called patwaris maintained revenue records. तो अब कह रहे हैं ये जो शेरशाह का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था उसको एज इट इज अपना लिया गया था मुगल पीरियड में भी, ठीक है। यानी जैसा पहला था वैसे ही अब भी चल रहा था, उन्होंने कुछ खास चेंजेस नहीं किए थे उसके अंदर। कह रहे हैं जो गाँव का जो मुखिया होता था, हेडमैन होता था, उसको मुकद्दम कहते थे, ठीक है। उसका क्या काम था कि वो लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करे। लैंड रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, यानी जो टैक्स है वो इकट्ठा करें और
गांव के अंदर जो है वो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है ना। तो और साथ साथ जो है एक आदमी था साथ में उसके, उसको बोलते थे पटवारी। उसका क्या काम था, वो सारे रिकॉर्ड को लिखेगा, ठीक है। पटवारी की तो जॉब्स अभी भी निकलती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं इसकी, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। The empire was divided into सूबेज या provinces, each governed by a सूबेदार. The सूबास were divided into sarkars, districts and the sarkars into parganas, each made up of a number of villages. कह रहे हैं कि पूरा जो एम्पायर था उसको डिवाइड कर रखा था उन्होंने सूबे में, है ना। यानी एक सूबा या प्रोविंस कहा था उन्होंने। हर सूबे का एक सूबेदार हुआ करता था, यानी एक बड़ा आदमी जिसके अंडर वो सारे सूबे आते थे, ठीक है। फिर उन सूबे को और डिवाइड करते थे, तो उसमें उसको बोलते थे वो सरकार्स, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट उनको बोल सकते हैं आप। तो फिर वो जो सरकार थी फिर उसको और डिवाइड करते थे, वो परगनास बन जाते थे, ठीक है। और सभी मतलब उन सबके अंदर ही कुछ ना कुछ विलेजेस आते थे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, ये 5 अगर गांव है तो वो परगना हो गया, ठीक है। वहीं अगर 10 गांव होगा तो वो एक सरकार बन गई, वहीं अगर 20, 25, 30 गांव होगा तो वो एक सूबा बन गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ऑफिशियल्स वर पोस्टेड इन एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। दे वर पेड रेगुलर कैश सैलरीज, समटाइम्स दे रिसीव्ड जागीर्स, लैंड ग्रांट्स फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। कह रहे हैं कि जितने भी ऑफिशियल्स थे उनको बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के थ्रू, मतलब उनके हिसाब से, उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको रखा जाता था और उनको कैश सैलरीज दी जाती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि बस रखे गए तो बस रखे गए, बाकायदा उनको सैलरीज मिलती थी, वो भी कैश में, यानी रुपये में मिलती थी। और कह रहे हैं कि कई बार उनको जो है जागीर भी दे दी जाती थी। कई बार उनको जागीर भी मिल जाया करती थी। जागीर से मेरी बड़ी बड़ी जमीनें भी उनको मिल जाया करती थी। जिस तरीके की वो काम करते थे उस तरीके की उनको पेमेंट मिलती रहती थी। अगर कैश का काम है तो कैश की पेमेंट मिलती थी, लेकिन अगर वो बहुत ही ईमानदार है, बहुत ज़्यादा उन्होंने खुश कर दिया है बादशाह को, तो उनको लैंड ग्रांट्स मिल जाया करती थी। आर्मी, द मुगल आर्मी हैड इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर एलिफेंट्स एंड आर्टिलरी. Akbar also had a navy which was, however, rather weak. The emperor maintained a group of trained and well-equipped royal bodyguards and armed palace guards. तो कह रहा है मुगल आर्मी के पास क्या क्या था भाई, इन्फेंट्री थी, कैवलरी थी, वॉर एलिफेंट्स थे और आर्टिलरी थी। यानी पूरी मुगल आर्मी के पास जो है ये सब चीज़ें अवेलेबल थी। लेकिन अकबर की जो नेवी थी वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग नहीं थी, थोड़ी वीक थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो एम्परर था उसने ये मतलब जो भी बादशाह थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रखा था कि एक ग्रुप ऑफ ट्रेन एंड वेल इक्विप्ड रॉयल बॉडीगार्ड्स, यानी बॉडीगार्ड्स का एक बहुत ही बेहतरीन सा एक ग्रुप था जो उनको हर वक्त घेरे रहता था, ठीक है। और आर्म पैलेस गार्ड्स, यानी साथ साथ जो है और जो पैलेस गार्ड्स थे यानी जो महल की हिफाजत करते थे वो बाकायदा आर्म्ड होते थे, यानी हथियारों से लेस होते थे। और जो बादशाह के साथ रहते थे वो बहुत ट्रेन और बहुत ही इक्विप्ड रॉयल बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे। सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब यानी देखिए बेटा, किसी भी सरकार के लिए, किसी भी शासन को चलाने के लिए ना पैसा चाहिए होता है ना। अगर पैसा नहीं होगा तो सरकार नहीं चल पाएगी या फिर कोई भी गवर्नेंस कोई भी तरीके का नहीं हो पाएगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि गवर्नेंस हमें करना भी है, पैसा भी हमें चाहिए, लेकिन हमें जनता का खून भी नहीं पीना है ना। जैसे भी आप अभी देख लो, अभी हमारे पास कितने सारे टैक्सेस लगे हुए हैं, उसके बावजूद हमें फैसिलिटीज इतनी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे ही बता रहे हैं उस जमाने में क्या हुआ करता होगा, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम हुआ होगा क्या रहता होगा, तो ये वो हमें बता रहे हैं। Akbar's land revenue policy was framed by Raja Todermal. It was based on Sher Shah's land revenue system. Each peasant's land was measured and its yield assessed. Todermal calculated the state's share of each crop through the Zabt system. कह रहे हैं अकबर का जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी उसको फ्रेम किया था राजा टोडरमल ने, ठीक है। ये जो है ये किस पर बेस्ड थी, शेरशाह के लैंड रेवेन्यू पर बेस्ड थी। यानी जो शेरशाह सूरी ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया था उसी पर बेस्ड ही वाली बनाई थी उन्होंने, ठीक है। हर जो किसान था उसकी ज़मीन को नापा गया, ठीक है। उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया गया कि इससे कितनी फसल हो सकती है। उसके बाद ये कहा गया कि टोडरमल ने कैलकुलेट किया कि उसके अंदर से जो स्टेट का शेयर होगा कितना होगा, यानी जो भी किसान है जब वो उसकी फसल उगेगी उसके बाद जो भी बचेगा तो उसमें से कितना जो है वो किसको देगा, सरकार को देगा, यानी स्टेट को देगा, यानी राजा को देगा, ठीक है। तो ये किसके अंडर किया, इन्होंने जब्त सिस्टम के अंडर किया। जब्त सिस्टम के अंडर उन्होंने ये पॉलिसी बनाई। According to this system, data regarding the area cultivated, actual produce and local prices was collected for each crop for 10 years, 1570 to 1580. तो अभी कह रहे हैं कि इस सिस्टम के हिसाब से उन्होंने क्या करा, एक एरिया जो कि कल्टीवेट किया जाना है, ठीक है, जहाँ पर फसल उगाई जानी है, वहाँ से कितनी फसल उगती है और प्लस उसकी कितने लोकल प्राइस है, उस सब के आधार पर उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि भाई हमें यहाँ से इतना टैक्स मिलेगा, इतना लैंड रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। और 10 साल तक ये सेम रहेगा। 10 साल के बाद फिर उसको दोबारा से असेस किया जाएगा, उसके बाद फिर ही चेंज रहेगा। तो बेटा ये देखिए कितनी बेहतरीन पॉलिसी थी ये
कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी भी जमीन हो, कुछ भी हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, तुम्हारे पास इस काबिल जमीन हो कि इस पे फसल उग पा रही है या नहीं उग पा रही, तुम्हें इतने ही पैसे देने, ऐसा नहीं था। बाकायदा जमीन के टुकड़ों को नापा गया। उसके बाद वो कह रहे हैं जमीन के टुकड़ों को नाप करके उन्होंने क्या करा, ये देखा कि कितनी ये जमीन कितनी उपजाऊ है, इससे कितनी फसल उग सकती है, उसके बेस पर उन्होंने टैक्स लगाया। ठीक है बेटा। द एवरेज प्रोड्यूस एंड प्राइस ऑफ ईच crop over these 10 years was calculated. The state's share was then fixed at about 1/3 of the average produce. Revenue could be paid in cash or kind. Farmers could get loans from the state. तो अभी कह रहे हैं कि जो एवरेज प्रोड्यूस था, यानी जैसे जितनी भी फसल होगी उसके हिसाब से उन्होंने एक एवरेज निकाल करके उन सबके प्राइस को उनके प्राइस बता दिए। ठीक है, और लगभग 10 साल तक कैलकुलेट कर लिया गया कि 10 साल तक जो है चीज़ों का यही रेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद ये फिक्स किया गया कि भाई स्टेट को कितना देना है, यानी अगर फसल उगी है उनकी तो उसको 3 पार्ट में बांटना है। ठीक है, तो सरकार जो है उसको जो किसान है वो 3 पार्ट से बांटेगा और 3 पार्ट से 2 पार्ट तो अपने पास रखेगा और 1 पार्ट में सरकार को यानी स्टेट को यानी राजा को दे देगा। ठीक है बेटा, बादशाह को दे देगा, ये उन्होंने कहा। कह रहे हैं कि रेवेन्यू जो है वो कैश में भी हो सकता था, यानी टैक्स जो है वो कैश में भी हो सकता था, या फिर गिफ्ट के तौर पर या फसल के तौर पर या जगह के तौर पर भी हो सकता था। और फार्मर्स जो है वो वहाँ उनको जो है लोन्स लेने की भी आज़ादी थी, यानी अगर उनको लोन्स चाहिए किसी काम के लिए तो उनको लोन्स भी स्टेट देगी, यानी राजा लोन भी देगा उनको। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। The जब system was applied in the provinces lying between Lahore and Allahabad and in Malwa and parts of Gujarat. These provinces were divided into revenue circles and separate revenue rates were fixed for different circles. During Shah Jahan's reign, the जब system was extended to the Deccan provinces. क्या है, जब सिस्टम जो है वो अप्लाई किया गया था कुछ प्रोविंसेस पर। ठीक है, कहाँ के, लाहौर और इलाहाबाद, यहाँ के प्रोविंसेस पर, यानी यहाँ के एरियाज में, मालवा और कुछ पार्ट जो है गुजरात के। तो यहाँ पर क्या अप्लाई किया था, जब सिस्टम अप्लाई किया गया था। तो ये जो प्रोविंसेस थे उनको डिवाइड कर दिया गया था रेवेन्यू सर्कल्स में। ठीक है, इन रेवेन्यू सर्कल्स के अकॉर्डिंग ही सेपरेट रेवेन्यू रेट्स लगाए गए थे। जहाँ की जमीन जितनी ज़्यादा उपजाऊ है, जितनी फर्टाइल है, जितनी अच्छी फसल वहाँ से हो सकती है, जितना पैसा किसान को मिल सकता है उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगाया गया था। ठीक है, ये बता रहे हैं। और ये जो है फिक्स कर दिया गया था, कितने साल तक बताया था मैंने आपको, 10 साल तक के लिए। ठीक है बेटा, इसके बाद कह रहे हैं कि शाहजहां के जो शासनकाल था उसमें सब सिस्टम जो है वो सिर्फ ऊपर ना रहेगा कि पूरे डेक्कन प्रोविंस तक आ गया था, यानी नीचे तक उन्होंने इसी को ही फॉलो कर लिया था। उसके बाद कह रहे हैं कि इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 17th century मुगल रेवेन्यू डिमांड्स इंक्रीज्ड कंसिडरेबली एंड द मुगल ऑफिसर्स बिकेम ऑपरेसिव। एज अ रिजल्ट देयर वर फ्रीक्वेंट पीजेंट अपराइजिंग्स इन बोथ नॉर्दर्न इंडिया एंड द डेक्कन। तो अब कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ 17th century में, यानी ये आपको बता रहे हैं 1770 के आसपास की बात है ना, सॉरी 1670 के आसपास की बात बता रहे हैं आपको। कह रहे हैं कि मुगल रेवेन्यू डिमांड जो है वो अचानक से ही बढ़ गई। ठीक, और जो मुगल ऑफिसर थे वो क्या होगा, अप्रेसिव हो गए, यानी वो दबाव डालने लगे किसानों के ऊपर। इसी वजह से क्या हुआ, इसके रिजल्ट के तौर पर जो पीजेंट अपराइजिंग है वो मतलब यानी पीजेंट जो है वो विरोध करने लगे। बेटा देखिए, किसी को आप दबाएंगे कितना दबेगा, है ना, एक वक्त आएगा कि वो फिर आपके सामने ही खड़ा हो जाएगा उठकर। एक हाथ होती है ना दबाने की, किसी को प्रेस करने की, ऑप्रेस करने की। ठीक है, उसके बाद जब उसकी मतलब बर्दाश्त जवाब दे देगी तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो फिर आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो ये यही कह रहे हैं कि वो भी उस वक्त उनके खिलाफ खड़े हो गए, डेक्कन में भी और नॉर्थ में भी। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे देखते हैं रेवेन्यू कलेक्शन। These lands whose revenue went to the royal treasury were known as खालिसा। कह रहे हैं वो जमीनें जिनका रेवेन्यू जो है वो रॉयल ट्रेजरी में जाता था तो उसको खालिसा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, खालिसा कहते हैं। रेवेन्यू कलेक्टर्स कॉल्ड जमींदार कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम दीज लैंड्स एंड पेड इट टू द रॉयल ट्रेजरी। कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, यानी जो इकट्ठा करते थे रेवेन्यू को, उसको जमींदार बोलते हैं। ठीक है, और फिर ये जो रेवेन्यू है वो सारा का सारा राज खजाने में चला जाया करता था। द जमींदार को कीप अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड, और जमींदार को ये इजाजत थी कि वो अपनी सैलरी के तौर पर जो उसने टैक्स इकट्ठा किया, रेवेन्यू इकट्ठा किया, उसका कुछ परसेंट वो अपने पास रख सकता है। ही कुड कलेक्ट अदर टैक्सेस एज वेल, और वो जो है कुछ और टैक्सेस भी इकट्ठे कर सकता है। द जमींदार कुड मेंटेन ट्रूप्स फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। अब जमींदार तो बड़े आदमी होते हैं, बड़े बड़े उनके पास जमीनें होती हैं, जागीरें होती हैं, तो खुद तो जाएंगे नहीं वो, तो फिर वो क्या करते थे, वो अपने लिए ट्रूप्स बनाते थे। ट्रूप्स बोलते हैं एक लोगों का ग्रुप बनाते थे। ठीक है, फिर वो क्या करते थे, वो लोग जाकर के रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। ठीक है, टैक्स इकट्ठा करते थे। The emperor granted tax-free lands and the right to collect revenue from such lands to favored scholars, holy men, religious institutions, etc. These lands called Surghal were usually granted for life. कह रहे हैं कि जो एम्परर हैं वो क्या करते थे, वो अपनी खुशी से किसी को भी टैक्स फ्री लैंड दे दिया करते थे, यानी कुछ ज़मीनें दे दी ऐसे ही, और वो उन पर कोई टैक्स नहीं था, कोई किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, किसको देते थे वो ज़मीनें,
फेवर्ड स्कॉलर्स को, यानी जैसे कोई बाहर से घूमने के लिए आया हुआ है यहाँ पर, है ना, जैसे कोई चाइनीज आया हुआ है तो वो वहाँ रहेगा, तो उसको अगर वो अच्छा है, इससे खुश हो गया है बादशाह, तो उसको दे दी वो ज़मीन, ठीक है। तो वो वहाँ पर रहे और आसपास के इलाकों से रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकता है वो, लेकिन शर्त ये कि वफादार रहेगा बादशाह का, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो होली मैन होते हैं, यानी जैसे प्रीस्ट होते हैं, है ना, मतलब जो धार्मिक गुरुज होते हैं उनको, या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे मस्जिदें हैं, मंदिर हैं, उनको भी जमीनें दे दी जाती थी और उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है ना बेटा। तो ऐसी जमीन को क्या बोलते हैं, स्यूरघार बोलते हैं। और ये जो है ये पूरी जिंदगी के लिए दी जाती थी, यानी ऐसा नहीं कि अगर इस साल दे दी 10 साल बाद वापस ले लेंगे या 5 साल बाद वापस ले लेंगे, नहीं, अब दे दी तो दे दी बस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मनसबदारी सिस्टम। Akbar introduced the Mansabdari system. He graded officers on the basis of their mansab rank and called them mansabdars. A mansabdar generally entered service in a low rank and rose through promotion on the basis of his loyalty and service. कह रहे हैं कि अकबर ने जो है मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। उसने क्या किया, उसने ऑफिसर्स को ग्रेड किया, यानी ये छोटे ग्रेड का ऑफिसर है, बड़े ग्रेड का, इस तरीके से। ये डिपेंड किस बात पर किया कि उसके पास कितनी जमीनें हैं, जितनी ज्यादा जमीन है उतना ही बड़ा वो मनसबदार है, ठीक है। तो यानी मनसबदार यानी ऑफिसर्स को क्या कहा गया, मनसबदार कहा गया। इस सिस्टम को क्या कहा गया, मनसबदारी सिस्टम कहा गया। और एक मनसबदार के पास जो कभी कभी ऐसा होता है मनसबदार को छोटी सी जमीन मिली हुई है या उसके पास छोटी सी जमीन पहले से ही है, ठीक है, तो उसको क्या कहा कि लो रैंक मनसबदार है। लेकिन धीरे धीरे जो है अगर उसने राजा को खुश कर दिया अपने काम से, वो वफादार रहा, ठीक है, उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी रही, तो उसको फिर हाई रैंक ऑफिसर भी बना दिया जाता था। मनसबदार्स रैंक डिपेंडेड अपॉन हिज जात एंड सवार। जात वाज द वैल्यू ऑफ हिज पर्सनल सैलरी, This indicated his status. सवार was the number of horses and horsemen he had to maintain. कह रहे मनसबदार की जो रैंक थी वो डिपेंड करती थी किस बात पर, उसकी जात और उसकी सवार पर, ठीक है। अब जात क्या होता है, जात जो है वो एक वैल्यू है जो उसकी पर्सनल सैलरी है, यानी जितनी ज्यादा सैलरी है उतना ही बड़ा मनसबदार है, ये समझ लिया, ठीक है। तो जाहिर सैलरी किसकी ज्यादा होगी, जिसके पास बड़ा सा एरिया होगा, जिसके पास जो ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर सकता है, उसका कुछ परसेंट वो अपने पास रखता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जितनी ज्यादा सैलरी होगी उतना ही बड़ा वो मनसबदार कहलाएगा। और प्लस दूसरी चीज है सवार क्या होता है, यानी उसके पास कितने घोड़े हैं, और कितने सवार हैं, यानी उन घोड़ों पर सवार होने वाले कितने आदमी है, कितनी सेना है, एक तरीके से समझिए, और कितने घोड़े हैं। तो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा मनसबदार है। हिज सैलरी वाज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस। उसकी जो सैलरी थी वो इसी बेस पर फिक्स की जाती थी। अकॉर्डिंग टू अबुल फजल इट रेंज फ्रॉम 10 horsemen to 10,000 horsemen. A mansabdar also had to maintain a fixed number of elephants, camels and carts. According to an estimate, Akbar's mansabdars received the highest salaries in the world at that time. अभी कह रहे हैं कि अबुल फजल अभी हमने पढ़ा था ना, पीछे बताया था मैंने आपको कि उन्होंने किताब लिखी अकबरनामा, ठीक है। तो उन्होंने अपनी किताब में ही बताया है कि रेंज किस तरह होती थी, यानी एक मनसबदार ऐसा है जिसके पास सिर्फ 10 हॉर्समैन यानी 10 घुड़सवार है, ठीक है। और एक मनसबदार ऐसा भी हुआ करते थे कि 10,000 हॉर्समैन तक उनके पास होते थे, यानी इतने बड़े बड़े मनसबदार भी होते थे, ठीक है। तो कह रहे हैं मनसबदार जो है उसको मेंटेन करना पड़ता था अपने पास एक फिक्स नंबर ऑफ एलिफेंट्स, या तो उसके पास बहुत सारे हाथी हों या कैमल्स हों या फिर कार्ट्स हों, ठीक है। कार्ट्स यानी घोड़ा गाड़ी वगैरह जिसको हम कह सकते हैं। और एक अंदाजे से ये बता रहे हैं कि अकबर के जो मनसबदार थे उनकी उस वक्त के हिसाब से अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा सैलरी थी पूरी दुनिया में के हिसाब से। अकबर के जो मनसबदार थे उनकी सबसे ज़्यादा सैलरी थी, उनको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेमेंट मिलती थी। Before receiving his salary, a mansabdar had to present his horseman for inspection. The physical description chehra of the horseman was maintained to prevent substitution and their horses were branded. This system was called dagh to prevent theft. The emperor could use the troops maintained by a mansabdar whenever he wished. तो अब कह रहे हैं कि जब भी किसी भी मनसबदार को सैलरी मिलती थी, ठीक है, तो सैलरी मिलने के लिए क्या होता था बेटा, उनको कोर्ट वहाँ पर आना पड़ता था, यानी बादशाह के महल में आना पड़ता था। तो साथ के वो उनको अपने हॉर्समैन का इंस्पेक्शन करवाना पड़ता था। क्या मतलब है इसका, यानी जितने हॉर्समैन है आप उनको दिखाएं और बाकायदा उनका चेहरा, उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिया जाता था, ताकि कोई भी जो है ऐसा ना करे कि किसी को उठा करके लेकर आ जाए, है ना। बाकायदा उनकी सारी स्किल्स चेक की जाती थी कि वाकई ये घुड़सवार है भी या नहीं है, ये सब चेक किया जाता था। और साथ इसके साथ क्या होता था कि जितने भी घोड़े हुआ करते थे उनको ब्रांड दिया जाता था। ब्रांड का मतलब होता है ब्रांड कर दिया जाता था, ब्रांड का मतलब होता है यानी उनको दाग दिया जाता था, उन पर निशान लगा दिया जाता था ताकि कोई चुरा ना पाए, ठीक है बेटा। और एम्परर जो है वो ट्रूप्स का इस्तेमाल, यानी एम्परर भी ट्रूप का इस्तेमाल कर सकता था कि वो मनसबदार को मेंटेन कर सके, ठीक है। जब भी उसको चाहिए हो तो वो एक ट्रूप का इस्तेमाल कर लेते थे, यानी एक ग्रुप का इस्तेमाल कर लेते थे मनसबदार पर नजर रखने के लिए या उसको अगर जरूरत है तो उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे देखिए, सब मनसबदार्स वर पेड इन कैश बट मनसबदार जनरली रिसीव्ड जागीर्स। तो कह रहे हैं कुछ मनसबदार्स वो थे जिनको ज़्यादातर जो है कैश पेमेंट मिलती थी, यानी रुपये मिलते थे,
लेकिन कुछ मनसबदार ऐसे भी थे जिनको जागीर दी जाती थी। A Jagir had to be carefully assessed before being granted because its revenue had to be equal to the mansabdar's cash salary. तो कह रहे हैं जागीर जब भी किसी को दी जाती थी तो उसका बहुत ध्यान रखते थे कि वो कितनी मतलब इतनी बड़ी हो, इतनी ठीक ठाक हो कि वो डिपेंड करे मनसबदार की कैश सैलरी पर, यानी बिल्कुल सेम हो, मनसबदार की जितनी सैलरी है उसके हिसाब से उसको जागीर दी जाती थी। जागीर्स वर नॉट ग्रांटेड परमानेंटली एंड नो मनसबदार कुड होल्ड अ जागीर एट वन प्लेस फॉर मोर देन 3 or 4 years। तो अब कह रहे हैं कि जागीर जो है वो किसी को परमानेंटली नहीं दी जाती थी। जैसे मैंने अभी बताया था कि स्कॉलर्स हैं या फिर रिलीजियस या होली पर्सन्स हैं तो उनको तो परमानेंटली मिल गई, एक बार मिल गई तो मिल गई, लेकिन इनको ऐसा नहीं था। इनको जो है 3-4 साल के बाद वापस से किसी और जगह पर ट्रांसफर हो जाता था या फिर उनको कोई दूसरी जागीर दी जाती थी। उनके पास कोई जो जागीर थी वो फिक्स नहीं होती थी। ओनली सम रीजनल चीफ्स मेनली राजपूत हु सरेंडर्ड वर ग्रांटेड वतन जागीर्स दैट इज हेरिडिटरी राइट्स ओवर देयर ओन टेरिटरीज। तो कह रहे हैं कुछ रीजनल चीफ्स थे जिनको जो ज़्यादातर राजपूत थे उनको ये कहा गया था कि भाई आपको जो है क्या करना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था अकबर के टाइम की बात है ये कि उन्होंने क्या करता, बहुत सारे अलायंसेस किए थे। उन्होंने राजपूत के साथ बहुत सारे एक समझौते किए थे। उन्होंने कहा था कि भाई आप जो है हमें अपना हेड मान लो, हमारे अंदर मिल जाओ, बात सारी आपकी चलेगी, लेकिन आप कोई भी काम हमसे पूछे बगैर नहीं करेंगे, ठीक है। यानी सरेंडर कर देता उन्होंने, क्या कर देता सरेंडर। तो उनको उन्होंने क्या, जो उनके पास ज़मीनें थी वो क्या थी, वतन जागीर थी। वतन जागीर का मतलब क्या था, यानी जब ये एक जागीर इनकी है, इनके मरने के बाद ये जागीर इनके बेटे को मिल जाएगी, फिर उसके मरने के बाद उसके बेटे को, यानी वो क्या है, हेरिडिटरी राइट्स है उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं था। नॉर्मली 3-4 साल के बाद वहाँ से जो मनसबदार का था उसको हटा दिया जाता था, ठीक है बेटा। मनसबदार्स could take the help of Mughal officers called फौजदार्स to forcibly collect revenue from peasants who would not pay। कह रहे हैं मनसबदार जो है वो मुगल ऑफिसर्स जो थे, फौजदार यानी फौजी समझ लिया आप एक तरीके से, उनकी हेल्प ले सकते थे उन लोगों से जबरदस्ती टैक्स लेने में जो टैक्स नहीं दे रहे, ठीक है ना। After Akbar, the Mansabdari system gradually became hereditary. By Aurangzeb's time, the number of Mansabdars had increased vastly, causing a shortage of Jagirs। कह रहे हैं कि अकबर की बात क्या हुआ, मनसबदारी सिस्टम क्या बन गया, धीरे धीरे जो है वो हेरिडिटरी बन गया। यानी पहले क्या था, पहले तो जो राजा है, जो बादशाह है, वही सब कुछ जागीरें बांट रहा है, इसको हिसाब से सब कुछ काम चल रहा है ना, और कोई भी टिका नहीं रहेगा 3-4 साल से ज़्यादा, बदलते रहेंगे बार बार, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, हेरिडिटरी हो गया, यानी मेरा है, मेरी जागीर है, तो उसके बाद क्या होगा, मेरा बेटा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, चलता रहेगा। उन लोगों ने ऐसा कर लिया। फिर औरंगजेब के टाइम तक आते आते बहुत सारे जो मनसबदार थे वो बहुत बहुत बड़े एरिया पर छा गए थे, यानी बहुत बड़ा एरिया उन्होंने अपने अंडर कर लिया था। तो इससे क्या हुआ, इससे जो जागीर से वो शॉर्टेज होती चली गई, जागीरों की कमी पड़ गई। अंडर शाहजहां एंड औरंगजेब मोस्ट ऑफ द हाई क्वालिटी लैंड्स वर मेड क्राउन लैंड्स। कह रहे हैं शाहजहां और औरंगजेब के अंडर बहुत सारी ज़मीनों को क्या कहा गया, क्राउन लैंड्स कहा गया, ठीक है। फ्रॉम विच स्टेट रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड। तो जिनसे क्राउन लैंड का मतलब क्या था कि यहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता था, यानी सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ से मिलता था उनको। द रेस्ट फर्टाइल लैंड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज जागीर। और जो कम फर्टाइल लैंड्स थी उनको जागीर के तौर पर बांट दिया जाता था। द रेवेन्यू यील्ड्स ऑफ दीज जागीर्स ऑफन फेल शॉर्ट ऑफ द सैलरीज दे रिप्रेजेंटेड। तो कह रहे हैं जो रेवेन्यू यील्ड्स थी, मतलब ये जो जागीर थी, अक्सर क्या होता था, यहाँ से बहुत कम सैलरी ही आ पाती थी। सो द होल्डर्स ऑफ दीज जागीर्स ऑफन ग्री ऑपरेसिव एंड फोर्सिबली एक्सट्रैक्टेड मोर रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स। तो क्या होता था कि यहाँ के जो होल्डर्स थे, यानी यहाँ के जो जागीरदार थे, वो क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव हो जाते थे और यहाँ के किसानों पर जुल्म करते थे, ठीक है, जुल्म करते थे। और वहाँ से मतलब उनको पूरा का पूरा निचोड़ लेना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिल जाए, यहाँ से टैक्स मिल जाए। और कई बार ऐसा भी होता था कि वो क्या करते थे, टैक्स तो ले लिया करते थे, तो ये क्या करते थे, कई बार जो महल में पहुँचाते थे टैक्स, वो तो कम पहुँचाते थे और अपने पास ज़्यादा रख लिया करते थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे बताया हमें कि जो जिन जागीरों से कम पैसा आता था, तो वहाँ के जो जागीरदार थे वो किसानों पर बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव बिहेव रखते थे, यानी बहुत ज़्यादा दबाव रखते थे उनके ऊपर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे पाए, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या था कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था इसके अंदर हमें ज़्यादातर पॉजिटिविटी नज़र आई है। क्यों नज़र आई है, क्योंकि देखिए ये इससे तो बेहतर ही है कि क्या किया जाए कि भाई हमें नहीं पता तुम्हारे पास कितनी ज़मीन, हमें इतना टैक्स चाहिए, तो ये तो कोई अच्छी बात ना हुई कि जब उसके पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, वो इतना काबिल ही नहीं है कि इतना दे पाए, तो फिर आप कैसे मांग सकते हैं। तो उन्होंने कितनी मेहनत करी, पूरे साल लगा दी उन्होंने ज़मीनों को नापने में, उनके अंदर उनकी क्वालिटी देखने में, मिट्टी की क्वालिटी देखने में, फिर उसके बाद जब फसल हो गई तो उसके बाद उसकी प्राइस देखने में, फिर उन्होंने ये हिसाब लगाया, ठीक है। लेकिन देखिए सारे सिस्टम्स हमेशा ही अच्छे तो नहीं होते, कुछ ना कुछ कमियाँ आती जाती रहती हैं। आगे देखते हैं अकबर द ग्रेटेस्ट मुगल। अकबर को जो है सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट मुगल कहा जाता है।
इसके पीछे का रीज़न यही है कि इन्होंने इनकी ज़माने में जो है लड़ाइयाँ तो हुई हैं, ऐसी बात नहीं लड़ाइयाँ नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी सभी धर्मों को साथ लेकर चले हैं, ठीक है। इसीलिए जो है इनके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनाई गई इंडिया में, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इनको काफ़ी पॉजिटिव दिखाया गया है। अगर आप जोधा अकबर भी देखें तो उसके अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई गई, ठीक है। और साथ साथ इन्होंने जो है अपने टाइम पीरियड में जो नॉन मुस्लिम्स का टैक्स था, एक जिजिया टैक्स था, उसको हटा दिया था। तो इस वजह से ये लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा चढ़ भी गए। तो अब देखते हैं, अकबर इज नॉन एज अकबर द ग्रेट एंड विद गुड रीजन। ही बिल्ड अ वास्ट एम्पायर बट इन डूइंग सो ही ऑलवेज। तो ये कह रहे हैं कि अकबर को अकबर द ग्रेट कहा जाता है, इसके पीछे बहुत सारे अच्छे अच्छे रीजंस हैं, ठीक है। उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा वास्ट एम्पायर, बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, ठीक है। लेकिन साथ साथ क्या किया, यूज डिप्लोमेसी इंस्टेड ऑफ फोर्स wherever possible. Akbar is greatly respected for his wise policies. Let us learn a little more about some of them. तो अभी कह रहे हैं कि अकबर ने जो है डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, बजाय किसी के ऊपर उन्होंने ज़बरदस्ती और मतलब जबरन कुछ भी नहीं करवाया, ठीक है। थोड़ी बहुत उनको सहूलियत दी और थोड़ी बहुत अपनी सहूलियत रखी, उसके बाद उन्होंने काम किया, ठीक है। जहाँ जहाँ पॉसिबल था वहाँ पर उन्होंने, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम इजीली सारे काम मुझसे लगे होंगे, थोड़ा सख्त भी हुए होंगे वो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मसलहतन काम किया। कैसा काम किया बेटा? मसलहतन। जहाँ जैसी मसलहत देखी उस हिसाब से उन्होंने काम किया। तो अकबर जो है उनको बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती है उनकी अकलमंदाना पॉलिसीज़ की वजह से, यानी उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ही वाइज पॉलिसीज़ थी। तो कह रहे हैं चलिए और देखते हैं उनके बारे में कुछ, और कुछ जानते हैं उनके बारे में। रिलीजियस पॉलिसी देखिए बेटा, देखिए ज़्यादातर जो ये हमें बता रहे हैं नहीं, अकबर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। उनके टाइम पीरियड में क्या क्या उन्होंने चेंजेस किए, क्या क्या उन्होंने चीज़ें अपनाई, उसको ही बता रहे हैं। अकबर मिक्स फ्रीली विद हिंदूज, सूफीज एंड फॉरनर्स। ही ट्रीटेड ऑल रिलीजियस ग्रुप्स इक्वली. He abolished the pilgrim tax and the jizya, which were taxes payable by non-Muslims. He even celebrated certain Hindu festivals. तो कह रहे हैं कि अकबर जो है बहुत ही आसानी से हिंदूज के, सूफीज के और फॉरनर्स के साथ बहुत आसानी से मिल गए, ठीक है। और फॉरनर्स यानी जो बाहर से जो दूसरी कंट्री से लोग आते थे उनके साथ भी वो बहुत आसानी से मिल गए। उन्होंने सभी रिलीजन्स को बहुत इक्वल ट्रीट किया, सभी को। और उन्होंने जो है एक पिलग्रिम टैक्स था और जजिया कर, यानी पिलग्रिम टैक्स यानी जो तीर्थ यात्रा वगैरह पर जाते हैं, ठीक है, उन पर, और जजिया कर लगा रखा था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, वो भी उन्होंने हटा दिया था। और इवन वो हिंदूज फेस्टिवल भी बहुत ही मिलकर उनके साथ सेलिब्रेट करते थे। अकबर ग्रेटली रेस्पेक्टेड द सूफी सेंट सलीम चिश्ती एंड द सिख लीडर गुरु रामदास. ही ग्रांटेड गुरु रामदास अ प्लॉट ऑफ लैंड इन अमृतसर ऑन विच द सिख श्राइन हरमंदिर साहिब वॉज लेटर बिल्ड. कह रहे हैं कि अकबर जो है वो बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे सूफी सेंट सलीम चिश्ती की, यानी संत की, एक तरीके से आप समझ लीजिए ना, बुजुर्ग थे ये सलीम चिश्ती, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे ये। और एक सिख लीडर गुरु रामदास, उनकी भी रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने गुरु रामदास को एक बहुत बड़ा एरिया, एक लैंड दी थी, मतलब खुशी में, अमृतसर में, अमृतसर जगह है बेटा, वहाँ पर उन्होंने उनको एक बहुत ही बड़ा सा एक एरिया दे दिया था, जहाँ पर बाद में क्या बनाए, हरमंदिर साहिब यानी गुरुद्वारा बना हुआ, ठीक है। देखिए ये अकबर का टोम है ना, टूम बोलते हैं वैसे तो, यानी अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, हमने पढ़ा था, सॉरी अभी आएगा ये आगे, है ना। चलिए देखते हैं आगे। In the new city that Akbar built at Fatehpur Sikri near Agra, there was a hall called the Ibadat Khana. Here scholars of all religions met for religious discussions. Akbar tried to combine the good points of all religions into a single faith called Deen-e-Ilahi, divine faith. The idea of Sulh-e-Kul, universal peace and harmony, was an important part of Deen-e-Ilahi. तो अभी कह रहे हैं कि उन्होंने जो है ना, अकबर ने अपनी एक नई सिटी, एक नया शहर बनवाया अकबर ने, ठीक है। उसका नाम उन्होंने क्या रखा, मतलब नाम नहीं बताया उन्होंने, फतेहपुर सीकरी के पास बनवाया था आगरा में, ठीक है। तो अभी कह रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा एक हॉल बनवाया, उस हॉल के अंदर उन्होंने उसका नाम रखा इबादत खाना, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर अलग अलग तरीके के, यानी अलग अलग रिलीजन्स के स्कॉलर्स आते थे, यानी जैसे पंडित भी है ना, और मौलवी भी, सब लोग आते थे, स्कॉलर्स उनको ही बोलते हैं बेटा, जो सीख भी रहे होते हैं साथ में और वो बन भी चुके होते हैं। तो वो सब आते थे वहाँ पर आकर रिलीजियस डिस्कशंस करते थे। अकबर ये कोशिश कर रहे थे कि वो जो है सारे धर्मों के जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उनको मिला लें, ठीक है, और उन सबको मिला करके एक सिंगल फेथ, एक धर्म बना लें, ठीक है। उस एक धर्म का नाम क्या रख देंगे, दीन-ए-इलाही, डिवाइन फेथ, उन्होंने रखा भी था। तो कह रहे हैं कि इसके अंदर, इस दीन-ए-इलाही के अंदर एक आइडिया था सुलह-ए-कुल। सुलह-ए-कुल का मतलब था यूनिवर्सल पीस एंड हार्मनी, यानी सब जो है वो बहुत ही शांति से, सुख से और खुशी से रहें, कोई किसी से ना लड़े, ठीक है। अच्छा, Akbar had the Mahabharata and the Ramayana translated into Persian. Abul Fazl believed that Akbar did this to promote understanding among the Hindus and the Muslims. कह रहे हैं अकबर ने जो है महाभारत और रामायण को ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन में। अबुल फजल के हिसाब से ऐसा अकबर ने इसलिए किया ताकि जो है वो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ावा दे सके। फिर आती है राजपूत पॉलिसी। राजपूत पॉलिसी क्या थी, टू मेक द पावरफुल राजपूत चीफ्स हिज एलीज
Akbar married a number of Rajput princesses, such as the Princess of Amber. He also gave the Rajputs high posts in his army and government. Raja Todarmal was made the finance minister. Raja Bhagwan Das of Amber and his son Mansingh were granted high ranks in the army. तो अभी कह रहे हैं कि उन्होंने अकबर ने क्या किया, राजपूत चीफ्स के साथ अपने गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने उनकी राजकुमारियों से जो है शादियां की। ठीक है, मेरी राजपूत प्रिंसेस से शादी की, जैसे मैंने आपको बताया था जोधा भी जो है वो राजपूत थी, तो उनसे शादी की उन्होंने। ऐसे उन्होंने बताया प्रिंसेस ऑफ अंबर, वहां पर उन्होंने उनसे शादी की। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि उन्होंने राजपूत को बहुत हाई पोस्ट दी अपनी आर्मी में, अपने महल में, अपनी गवर्नमेंट में। जैसे एग्जाम्पल बताया उन्होंने, राजा टोडरमल जो है इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया उन्होंने। ठीक है, राजा भगवान दास है अंबर के जो थे ये, और इनके बेटे मानसिंह को उन्होंने आर्मी के अंदर बहुत ही हाई पोस्ट दी, हाई रैंक दी, ताकि वो लोग क्या रहें, सेटिस्फाइड रहें। ठीक है, जब सेटिस्फाइड रहेंगे तो बगावत नहीं करेंगे, बगावत नहीं करेंगे तो मजबूती बनी रहेगी साम्राज्य में, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से चलता रहेगा। आगे देखिए बेटा, Many Rajput rulers willingly became Akbar's allies and helped them expanded his kingdom. कह रहे बहुत सारे राजपूत रूलर्स जो थे वो अपनी इच्छा से अकबर के साथ मिल गए और उनकी साम्राज्य को बढ़ाने में उनकी मदद की। Only some like the Rajputs of मेवाड़ resisted अकबर। कह रहे कुछ ही ऐसे राजपूत थे जिन्होंने उनका विरोध किया। देखिए बेटा, कितने भी अच्छे हम बन जाए, हम आप कितने भी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं कि हम सब जो है वो हमें पसंद करें। कोई ना कोई होगा ऐसा जो हमें नापसंद जरूर करेगा। तो ऐसे ही इन्होंने बताया है कि राजपूत जो थे, मेवाड़ वाले जो राजपूत थे मेवाड़ के, उन्होंने अकबर का विरोध किया, ये अपने आप को अकबर से बचाकर रखा, अकबर में नहीं मिलाया, यानी अकबर के साम्राज्य में नहीं मिलाया। इवन हॉस्टाइल राजपूत रूलर्स हु अल्टीमेटली सरेंडर्ड टू अकबर वर यूजुअली अलाउड टू कीप देयर टेरिटरीज एज वतन जागीर्स। तो कह रहे हैं जो हॉस्टाइल राजपूत थे, जो हॉस्टाइल राजपूत रूलर्स थे, उन्होंने सरेंडर तो कर दिया था अकबर के अंडर। ठीक है, यानी वो अकबर के अंडर आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वतन जागीर दी गई थी, यानी उनकी जागीर पर उनका ही हेरिडिटरी राइट था। यानी जब अगर वो अभी फिलहाल वहाँ के हेड है, फिर उसके बाद उनके बनने के बाद उनका बेटा उनका बेटा बन जाएगा। ठीक है, उनसे जागीर छीनी नहीं जाएगी। कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस, कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए हमारी जो संस्कृति है, हमारा खाना पीना, रहन सहन, उठना बैठना, ठीक है, बोलने का तरीका, ये सब चीज़ें हमारे कल्चर में आती हैं। तो कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे अकबर के? अकबर नेवर रिसीव्ड फॉर्मल एजुकेशन, इन स्पाइट ऑफ दिस ही वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग। It is believed that Akbar's library had more than 4,000 manuscripts. कह रहे हैं कि अकबर ने कभी भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, यानी जैसे उस जमाने में एजुकेशन लेते होंगे स्कूल वगैरह, मदरसे, फिर गुरुकुल जाकर के, ऐसा उन्होंने नहीं ली एजुकेशन। फिर उसके बावजूद भी वो बहुत बड़े लर्नर थे। ठीक है, मतलब लर्निंग का उन्हें बहुत शौक था, सीखने का बहुत शौक था। कहते हैं कि ये माना जाता है कि उनकी लाइब्रेरी के अंदर 4,000 से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी। यानी आप सोचिए कितनी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स होंगी, या किताबें समझ लीजिए आप। ठीक है, Akbar patronized talented persons from all fields, 9 gems, namely authors Abul Fazl, Faizi and Abdul Rahim Khanan, the witty Birbal, efficient officials Raja Todarmal, Raja Bhagwan Das and Raja Mansingh, musician Tansen of Gwalior and artist Daswant adorned Akbar's court. अभी कह रहे हैं कि अकबर जो थे वो पैट्रोनाइज थे, यानी वो टैलेंटेड जो लोग होते थे उनकी कदर किया करते थे, उनको अपने महल पे जगह दिया करते थे। ठीक है, और उनको जो है बहुत ज़्यादा सराहते थे। तो जैसे उन्होंने बताया कि उनके अकबर के जो दरबार के अंदर 9 जेम्स हैं, यानी इनको आपने सुना होगा नवरत्न थे ये, इनकी बहुत सारी स्टोरीज भी हैं, छोटे छोटे कार्टून्स भी आते रहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन है? अबुल फजल है, जिन्होंने क्या लिखी? अकबरनामा लिखी है ना बेटा। फैजी हैं, अब्दुल रहीम खानन है, द बिटी बीरबल, बीरबल का तो जानते ही हैं आप, अकबर बीरबल की तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो बिटी मतलब अकलमंद बीरबल जो थे वो भी इनके 9 जेम्स में थे। एफिशिएंट ऑफिशियल यानी काबिल ऑफिशियल थे राजा टोडरमल, राजा भगवान दास और राजा मानसिंह। म्यूजिशियन यानी जो तानसेन जो थे वो म्यूजिशियन थे, वो कहाँ से थे? ग्वालियर से थे। और जो आर्टिस्ट थे वो दसवंत थे। इन सभी 9 के 9 रत्नों ने अकबर के कोर्ट को सजा रखा था। क्या कर रखा था बेटा? सजा रखा था। रत्न बोलते बेटा बहुत ही कीमती पत्थर होता है ना, जैसे हीरा ऐसे, तो इस तरह इसका मतलब निकलता है। उसके बाद आगे देखिए, अबुल फजल वाज अकबर्स क्लोज फ्रेंड, ही रॉट अकबर्स बायोग्राफी अकबरनामा। दिस बुक गिव्स अस प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर्स लाइफ which was indeed a golden age in every respect. कह रहे अबुल फजल जो है वो अकबर के बहुत ही करीबी दोस्त थे। उन्होंने अकबर की बायोग्राफी लिखी है अकबरनामा। इस बुक से हम बहुत ही जानकारी निकाल सकते हैं अकबर के टाइम की। अकबर के टाइम पीरियड की हमें बहुत सारी जानकारी जो है वो मिल सकती है। और कह रहे हैं कि अकबर का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, यानी बहुत ही खुशहाल था हर तरीके से। इसको हम कह सकते हैं कि ये गोल्डन एज थी। तो बेटा जब हमारे पास सोर्सेज होते हैं तभी हम पता लगा पाते हैं। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में अकबर के बारे में बताया गया है। केस स्टडी भी अकबर की हमने पढ़ी है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ज़्यादातर अकबर के टाइम की बताई हैं। ठीक है,
ऐसा नहीं था कि बाकी जो जो राजा थे वो अफिशिएंट नहीं थे, लेकिन उनकी जो है लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास है नहीं इतनी ज़्यादा अवेलेबल जितनी अकबर की। तो बड़ा चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ आपका। कितना बड़ा चैप्टर था आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि हम जो है जब मुगल्स के बारे में जान रहे हैं तो किसके बाद क्या हुआ, किसने क्या चीज़ अपनाई। हो सकता है कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगा हो। अक्सर बच्चों को हिस्ट्री पसंद नहीं होती, लेकिन पसंद करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम देखते हैं कि इसका क्या प्रैक्टिस वर्क है। देखिए बेटा, आपका प्रैक्टिस वर्क है। क्वेश्चन नंबर ए है ओरल क्वेश्चंस, लेकिन इनको भी हम कॉपी में करेंगे। फर्स्ट देखिए, टेल फुल नेम ऑफ द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर। बाबर के बड़े बेटे का क्या नाम था? तो अगर हम कॉमन नेम देखें तो हुमायूं नाम था, लेकिन पूरा नाम क्या था वो देख लीजिए। पहले लिखेंगे इस तरह आप इसको, फुल नेम ऑफ द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर इज। ठीक है, यहाँ तक लिखकर फिर पेज 22 पर आ जाइए। ये देखिए, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये पूरा नाम था। ये हो गया आपका ए का फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, ड्यूरिंग हुम रूल द मुगल मराठा कन्फ्लिक्ट बिगेन। कह रहे हैं कि किसके रूल में मुगल और मराठा का कन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ था। ठीक है, तो औरंगजेब के रूल में शुरू हुआ था, यानी जब औरंगजेब शासन कर रहे थे तब शुरू हुआ था। तो आप लिखेंगे द मुगल मराठा कन्फ्लिक्ट बिगेन इन द रूल ऑफ औरंगजेब। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हु वॉज नूरजहां। नूरजहां कौन थी? इसका आंसर आप लिखेंगे, नूरजहां वॉज द वाइफ ऑफ जहांगीर। ठीक है बेटा, उसके बाद फोर्थ देखिए, हु वॉज राजा टोडरमल। इसके आंसर के लिए आइए पेज 26 पर। बेटा एक तो ये लिखिए आप, अकबर्स लैंड रेवेन्यू पॉलिसी वॉज फ्रेम्ड बाय राजा टोडरमल। ये हो गया ए का फोर्थ, लेकिन इसका एक पार्ट और है, वो देखिए पेज 27 पर। ये देखिए यहाँ पर, राजा टोडरमल वॉज मेड द फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये भी आपका ए का फोर्थ है, और ये प्लस लिख लीजिए इस पर। ठीक है, दोनों पॉइंट जो है ए के फोर्थ के हैं। उसके बाद देखिए बेटा, हु एम आई, ये बी है। इसके अंदर ना आपको हिंट्स दे रखे हैं, तो इसके आंसर्स आपको लिखने हैं। जैसे आई वॉज अ लिटरेरी फिगर इन अकबर्स कोर्ट। अकबर के कोर्ट की लिटरेरी फिगर जो है वो क्या थी, वो उनकी बायोग्राफी है जो अबुल फजल ने लिखी थी। नाम क्या था उसका? अकबरनामा। ठीक है, यानी हमने उसको पहचान लिया। उसके बाद नेक्स्ट है, आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ जहांगीर। जहांगीर की कोर्ट में, यानी मैंने जहांगीर का कोर्ट देखा है, यानी वो उसकी कोर्ट में था, प्रेजेंट था। तो दो लोग थे जो हमारे, जो इंग्लैंड से आए थे, है ना, ट्रेड परमिशन लेने के लिए जो आए थे, विलियम हॉकिंस, और एक थे सर थॉमस रो। तो दोनों नाम भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्पेस कम थे तो एक ही नाम लिख दिया। ठीक है ना, वैसे भी आई जो है वो सिंगुलर को ही दिखा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, आई वॉज अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? तो ये है टोडरमल। रेवेन्यू मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एक ही थे बेटा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है, आई वॉज नेम्ड आफ्टर द सूफी सेंट। मेरा नाम जो है वो सूफी सेंट के नाम पर रखा गया था। तो बेटा आपने मूवी देखी होगी मुगल आजम। मुगल आजम के अंदर जो अकबर के बेटे का नाम था सलीम, है ना, तो सलीम जो नाम था एक्चुअली उनका नाम जहांगीर था। क्या नाम था? जहांगीर। तो सलीम जो था वो उनका आप समझिए निकनेम समझ लीजिए। ठीक है, और वो रखा गया था सलीम चिश्ती के नाम पर। अभी हमने पढ़ा था। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर आपको एक बार करेक्ट करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है, सॉरी। उसके बाद है, हुमायूं वॉज द सन ऑफ। हुमायूं जो है वो सन थे किसके? अकबर, शाहजहां, बाबर, जहांगीर। तो बेटा बाबर के सन थे वो। उसके बाद नेक्स्ट है, तुजुक-ई बाबरी वॉज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तुजुक-ई बाबरी जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बलबन, बाबर, इब्राहिम लोधी, औरंगजेब। तो बेटा बाबरी आ रहा है तो बाबर की है। ठीक है ना, और तुजुक-ई बाबरी जो है ये ऑटोबायोग्राफी, यानी बाबर ने अपने बारे में खुद ही लिखी है ये किताब। उसके बाद है थर्ड, अबुल फजल वॉज अ मिनिस्टर ऑफ। अबुल फजल जो है मिनिस्टर थे किसके? अकबर के, है ना, मिनिस्टर भी थे और क्लोज फ्रेंड भी थे। उसके बाद है, द वर्ड मनसब मीन्स। मनसब का मीन क्या होता है? यहाँ देखिए सेकंड आंसर करेक्ट है इसका, प्लेस और रैंक। यहाँ रैंक लिखा हुआ है, यहाँ के बना लीजिएगा रैंक, और इस पर टिक कर देगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल देखिए, आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन 2 बैटल्स, शेर शाह बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। शेर शाह सूरी जो सिर्फ 5 ईयर्स के लिए आए थे, यानी 5 ईयर्स बाद उनकी डेथ हो गई थी एक्सप्लोजन में। तो यहाँ पर आप शेर शाह फिल कर देंगे। उसके बाद है, द मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय। मुगल एम्पायर किसके द्वारा फाउंड किया गया था? बाबर के द्वारा, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो। राणा प्रताप वॉज डिफीटेड एट। राणा प्रताप जो है वो हार गए थे कहाँ पर? हल्दी घाटी में। कब? 1576 में। उसके बाद फोर्थ है, द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स लार्जेस्ट एक्सटेंट अंडर। मुगल एम्पायर जो है वो अपनी लार्जेस्ट एक्सटेंट, यानी सबसे ज़्यादा फैलाव किसके ज़माने में हुआ था? औरंगजेब के। ठीक है बेटा, अकबर वॉज बरीड एट। अकबर कहाँ पर दफन है? सिकंदरा नियर आगरा में। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर आपको राइट रॉन्ग करने हैं। तो फर्स्ट है, द मनसबदार्स वर ऑलवेज पेड कैश सैलरीज। मनसबदार को हमेशा कैश सैलरीज मिलती थी।
नहीं बेटा, ये डिपेंड करता था कि अगर वो बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो उनको कभी कभी लैंड ग्रांट्स भी मिल जाया करती थी, है ना। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। मतलब अगर ये ऑलवेज ना मिलती तो ये सही था, ठीक है, क्योंकि उनको कैश सैलरी भी मिलती थी। लेकिन अगर हमेशा की बात करें तो ऐसा नहीं था। उसके बाद सेकंड है अकबर वॉज ऑथर ऑफ अकबरनामा। अकबर जो है वो अकबरनामा के ऑथर है नहीं, क्योंकि इसके ऑथर कौन है, अबुल फजल है। उसके बाद नेक्स्ट है द मुगल मराठा कन्फ्लिक्ट बिगेन ड्यूरिंग शाहजहां रूल। मुगल और मराठा जो कन्फ्लिक्ट था, जो लड़ाइयाँ थी, वो शाहजहां के रूल में स्टार्ट हुई थी, नहीं औरंगजेब के रूल में स्टार्ट हुई थी, इसलिए ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद है औरंगजेब हैड गुड रिलेशंस विद राजपूत। औरंगजेब के अच्छे रिलेशंस थे राजपूत के साथ, नहीं, क्योंकि इनकी लड़ाइयाँ हो चुकी थी, मतलब लड़ाई शुरू हो चुकी थी और इन्होंने इनकी लॉयल्टी भी खो दी थी, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिफ्थ है इन 1555 हुमायूं ओवरथ्रू शेरशाह एंड रीएस्टैब्लिश्ड मुगल रूल इन इंडिया। कह रहे हैं 1555 में हुमायूं ने शेरशाह को हरा दिया था और वापस इंडिया में अपना शासन स्थापित कर लिया था। यस इट इज ट्रू, ये राइट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन डी। क्वेश्चन डी के अंदर आपके 5 क्वेश्चन हैं, इसके अंदर से आप सेकंड क्वेश्चन कट कर दीजिए। अब हम करेंगे 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट पर आ जाइए, हाउ डिड द मुगल एम्पायर गेट इट्स नेम। इसके आंसर के लिए आप आ जाइए पेज 21। आंसर देखिए इसका, द वर्ड मुगल कम्स, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। अगले लाइन में लिखा हुआ है तिमूर, यहाँ तक लिखेंगे। ये हो गया आपका डी का फर्स्ट। थर्ड आंसर देखिए, डिस्कस अबाउट द आर्मी इन द मुगल एम्पायर। आर्मी के बारे में डिस्कस करना है। पेज 25 पर आ जाइए। ये देखिए आर्मी, द मुगल आर्मी हैड इन्फेंट्री, यहाँ से लिखेंगे आप, और पैलेस गार्ड्स तक। ये हो गया आपका डी का थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ है व्हाट कॉज रिवॉल्ट ड्यूरिंग औरंगजेब्स राइन। तो ये कह रहे हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में रिवॉल्ट्स की वजह क्या बनी, यानी क्या क्या रीजंस थे रिवॉल्ट्स के, विद्रोह के, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए पेज 24। ये देखिए बेटा, यहाँ पर औरंगजेब इंक्रीज टैक्सेस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, और यहाँ इन देयर इंटरनल पॉलिटिक्स, यहाँ तक। ये हो गया आपका D4। D5 देखिए बेटा, D5 भी यहीं पर ये, इसको भी मार्क कर लीजिए साथ साथ। औरंगजेब से स्टार्ट करेंगे आप, और थर्ड लाइन में लिखा हुआ है डाइड सून आफ्टर, यहाँ तक, ठीक है बेटा। यानी क्वेश्चन ये था आपका कि औरंगजेब जो है जब राजगद्दी पर बैठे तो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, यानी कैसे वो बैठे, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने दोनों भाई को मरवा दिया। बेटा देखिए, ये अभी हमें सोचेगा कि भाइयों को मरवा दिया, वो भी तो इनको मारने पर तुले हुए थे, तो जाहिर है इंसान बचाव तो करता ही है ना अपना। तो उन्होंने जो है जब लड़ाई हुई होगी तो उनके दोनों भाई मर गए और एक भाई को उन्होंने देश से निकाल दिया, तो तब जाकर के ये थ्रोन पर बैठे। बेटा उसके बाद ये देखिए, ई के अंदर भी आपके 5 क्वेश्चन हैं, इसके अंदर हम सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट एंड फिफ्थ आप कट कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट अबाउट अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में हमें बताना है। पेज 26 पर आ जाइए। बेटा इसका आंसर आप लिखेंगे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम की हेडिंग है, यहाँ लिखा है ईच पीजेंट्स, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ईच पीजेंट्स लैंड, यहाँ से और पैराग्राफ के एंड तक, फ्रॉम द स्टेट, यहाँ तक। ये हो गया आपका ई का सेकंड। ई का थर्ड देखिए, राइट अबाउट अकबर्स राजपूत पॉलिसी। राजपूत पॉलिसी के बारे में लिखना है। पेज 27 पर आइए। ये बार आंसर बड़ा लेंदी है आपका। राजपूत पॉलिसी की हेडिंग में आ जाइए, यहाँ पर है टू मेक पावरफुल, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये है आपका ई का थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन E4 पर आइए। राइट द नेम्स ऑफ 9 जेम्स ऑफ अकबर कोर्ट। अकबर के कोर्ट के 9 रत्नों के नाम लिखने हैं आपको। आ जाइए पेज 27। ये देखिए बेटा, अकबर पैट्रोनाइज टैलेंटेड पर्सन्स, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आप, और ये पैराग्राफ के एंड तक लिखेंगे अकबर्स कोर्ट। ये हो गया आपका ई का 4th। बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। सारा प्रैक्टिस वर्क मैंने आपको मार्क करवा दिया है। बहुत ध्यान से अपनी बुक और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। हिस्ट्री कॉपी में आप काम करेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे सेकंड बना लें कॉपी में, ठीक है। पेज पर ऐसे सेकंड लिख ले बड़ा बड़ा, ताकि आपको अंदाजा रहे कि ऐसे सेकंड यहाँ से स्टार्ट है। उसके बाद आप प्रॉपर्ली काम करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स तो आपको कॉपी में ही करने हैं, और ओरल क्वेश्चंस भी आपको कॉपी में ही करने हैं, ठीक है। बाकी सारा जो काम है, यानी जो हु एम आई वाला काम था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिलअप्स और टिक द राइट रॉन्ग, ठीक है, ये दोनों भी, ये सब आपको बुक में करना है। बाकी सारा काम आपको कॉपी में करना है। बेटा ग्लॉसरी भी आपको अपनी कॉपी में करनी है, ठीक है, ये भी करना है आपको अपनी कॉपी में। तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।